सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजादी की अमृत गाथा ये भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी है और एक बहुत बड़ी भागीदारी है। 2022-23 तक हम लोग 150 कार्यक्रमों को लेकर आ गए हैं। 25 राज्यों के लोगों तक हम लोगों की चीजें पहुंचती हैं, जहां जागरूकता फैलाई जाती है। राम जानकी संस्थान सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो आरजे सकारात्मक भारत उदय संकल्प के साथ जो है वो शुरू की गई और 7 साल से ज्यादा समय हो गया है। आज हम लोगों के बीच बहुत ही गणमान्य उपस्थिति होने जा रही है जो अपने अपने फील्ड के हस्ताक्षर हैं। जैसे MSME भारत सरकार के डॉक्टर हरीश यादव जी और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं, RJS एडवाइजर भी हैं, हैदराबाद से जुड़े हैं। और भुवनेश्वर पाल सिंह जी आज के को ऑर्गेनाइजर हैं जो मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के फाउंडर हैं। और डॉक्टर मुन्नी कुमारी एडवोकेट हैं, टीचर हैं और वो बिहार सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हैं। और आज विश्व अहिंसा दिवस है और इस अवसर पर हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द लिथियम बैटरीज इन आवर डेली लाइफ। आजकल लिथियम बैटरी जो है इको फ्रेंडली है और लेड एसिड बैटरी वगैरह उसको रिप्लेस करता हुआ ये जीवाश्म ईंधन जो होता है पेट्रोल डीजल की घासलेट केरोसिन तेल ऑयल उसको ये रिप्लेस कर रहा है। यानी जैसे बैटरी रिक्शा चल रहा है उसी तरह से तमाम छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट जो हैं वो लिथियम बैटरी से ऑपरेट हो रहे हैं। मोबाइल वगैरह से लेकर बहुत सारी चीजों में जीवन में प्रवेश कर गया है। तो उपभोक्ताओं के लिए क्या कुछ जानकारी चाहिए उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और विश्व अहिंसा दिवस है, गांधी जी की जयंती को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है तो इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है 2 अक्टूबर और पुण्यतिथि है हमारे स्वतंत्रता सेनानी के कामराज की। आप जानते हैं के कामराज जो हैं वो साउथ इंडिया के थे और लेकिन उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। तो आइए अभी दीदेवार जी जुड़ते हैं, तब तक हम लाल बहादुर शास्त्री जी पर श्रद्धांजलि देने के लिए मोहम्मद इशहाक खान जी को आमंत्रित करते हैं जो दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वहां के कर्मी हैं, दूरदर्शन कर्मी हैं। मोहम्मद इशहाक खान जी। जी जी जी। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस RJS के राष्ट्रीय सम्मानित मंच से और जबकि 93वां अंक है शायद मन्ना सर, हम आप सबका स्वागत करते हुए और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम बताना चाहेंगे कि आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इससे पहले जबकि हम इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसे महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दे करके RJS के इस राष्ट्रीय मंच से गौरव का अनुभूत करते हैं, गौरव का आभास करते हैं और यही गौरवपूर्ण भावना हम अपने जो जुड़े हैं RJS मंच से उनमें जगाना चाहते हैं, देशवासियों में जगाना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इनका विवाह ललिता शास्त्री जी से 1928 में हुआ था। और इनके बारे में क्या कहा जाए, सब कुछ मौजूद है और हर कोई जानता है। लेकिन 1992-93 की हम एक अपनी बात बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी में कमला शास्त्री जी थी, PhD सहायक निदेशक आकाशवाणी कमला शास्त्री जी। उन्होंने हमने एक प्रोग्राम दिया था
लाल बहादुर शास्त्री जी पे फीचर बनाने के लिए, रूपक बनाने के लिए 2 अक्टूबर के लिए विशेष रूप से मैं इनके आवास जनपद गया, जहां ललिता शास्त्री जी मौजूद थी। उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े अच्छे रोचक ढंग से उनकी स्मृतियों को बताया। वो अपने चरपाई के सिरहाने की तरफ ललिता शास्त्री जी एक आदमकद कटआउट बनवा करके शास्त्री जी का रखी हुई थी, और उनका कहना था कि ये मेरे पति ही नहीं बल्कि एक भगवान स्वरूप थे, एक महात्मा स्वरूप थे। उन्होंने क्या किया था कि जब उन्हें उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ले जाने लग गया था, तो उनका पैर धो करके उन्होंने एक पवित्र शीशी में, एक बोतल में रख लिया था, और उसे सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके उसका आचमन करती थी। मैंने पूछा कि अगर ये खत्म हो जाए तो कैसे करती हैं? कहा कि इसमें फिर से गंगा जल मिला लेती हूँ। इस तरीके से वो किस तरीके से उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धा पूर्वक मानती थी, और अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने इसे निभाया। और एक घटना ये भी उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ काम चल रहा था, पुताई वगैरह हो रही थी, तो एक कमरे में 2-4 कबूतरों ने अंडे दे रखे थे और किसी के बच्चे भी थे। उन्होंने उस कमरे को रुकवा दिया। कहा नहीं, इस कमरे को तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, इनमें जब इनके बच्चे उड़ जाएंगे तब हम इस कमरे का काम करा लेंगे। इस तरीके से उन्होंने जीव जंतुओं के लिए एक प्रेरक थे। और सादगीपूर्ण जीवन की तो उनकी बात ही एक निराली है। वो उड़ीसा एक अधिवेशन में जा रहे थे, तो उनके साथ दयाल जी थे, उनके साथी, उन दिनों के कोई साथी थे उनके, दयाल जी। उन्होंने उनके नहाते वक्त देखा कि उनके कपड़े तब तक निकाल दूं मैं, तो उनके कपड़े फटे हुए थे, कहीं से ऊपर बाजू फटे हुए थे, कहीं कमर फटे हुए थे। तो 2-4 उनके कपड़े इस तरीके से थे, लेकिन जब वो नहा करके आए तो समझ गए कि दयाल जी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कान में धीरे से समझाया कि ऊपर से कोट पहन लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से वो अपने सादगीपूर्ण जीवन को समर्पित किया। और हम इस राष्ट्रीय मंच से, आरजेएस के सम्मानित मंच से, और मन्ना साहब के सहयोग से जहां तक हम आज पहुंचे हैं, तो इसमें हम कोरे सिर्फ बातें नहीं करते हैं, सकारात्मक, सिर्फ ऐसा नहीं कहते कि उपदेश नहीं देते कि हम सकारात्मक आप बनो, सकारात्मक बातें करो, बल्कि इसमें हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लघु उद्योग की बात करते हैं, साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, बीमा की बात हम करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, शिक्षा, मनोरंजन और बहुत सारी धार्मिक और दर्शन की बातें करते हैं। इन सब बातों को भी हम लेकर के एक तरीके से हमारा जो आरजेएस मंच है एक यज्ञ है। इस यज्ञ में अपनी भावनाओं की आहुति दीजिए, नकारात्मक भावनाओं की आहुति दीजिए, और सकारात्मकता को लेकर के म्यूट हो गए हैं आप, म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है, भावभीनी अपनी धन्यवाद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। हाँ, धन्यवाद मोहम्मद इशाक खान साहब। आप दूरदर्शन दिल्ली के कार्मिक हैं। दूरदर्शन दिल्ली का आपका बड़ा अनुभव रेडियो और दूरदर्शन दोनों में रहा है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र से मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से इंटरव्यू करने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छे सुपुत्र लोग हैं और सादगी में विश्वास करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का नाम जय जवान जय किसान के रूप में पूरा देश याद करता है। बहुत सारी बातें हैं। अब हम चाहेंगे कि आशीष रंजन जी के कामराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर के कामराज स्वतंत्रता सेनानी और किंग मेकर के रूप में विख्यात रहे हैं साउथ इंडिया से। उनको श्रद्धांजलि आरजेएस फैमिली की ओर से देने के लिए सीतामढ़ी बिहार से जुड़े हैं आरजेएस फैमिली में आशीष रंजन जी। स्वागत है आशीष जी। जी सर, सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और आरजेएस फैमिली की तरफ से मुझे आज पहली बार बोलने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं अजय मन्ना सर का आभार व्यक्त करता हूं। आरजेएस परिवार सीतामढ़ी बिहार की ओर से मैं आशीष रंजन के कामराज जी, और इनका एक और नाम है कुमार स्वामी कामराज जी, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल राजनेता थे, जिनका आज 2 अक्टूबर
को आज इनकी पुण्यतिथि है, जिस पर मैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के कामराज जी मद्रास वर्तमान में जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उनके संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद वो तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने और भारतीय राजनीति के किंग मेकर नाम से भी वो जाने जाते हैं। और भारत के 2 प्रधानमंत्री बनाने में उनका एक अहम योगदान रहा है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जिनके आज जन्म तिथि भी है, और इंदिरा गांधी, ये 2 प्रधानमंत्री इन्होंने अपने काम के बदौलत अपने दम पर बनवाया। के कामराज जी शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए। उन्होंने यह व्यवस्था की कोई भी गांव बिना प्राथमिक स्कूल के ना रहे, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया कि निरक्षरता हटाने का प्रण लिया और निरक्षरता को उन्होंने हटाया। और जो शिक्षा व्यवस्था उस समय 7% थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने 37% तक पहुंचा दिया। कामराज जी के आजादी के बाद तमिलनाडु में जन्मी पीढ़ी के लिए बुनियादी संरचना पुख्ता की थी, और उसी समय से तमिलनाडु के स्टूडेंट तमिल भाषा में पढ़ाई करना शुरू कर दिए। 1976 ईस्वी में भारत रत्न से के कामराज जी को सम्मानित किया गया तथा उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। 1971 ईस्वी में वो नागरकोइल संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा पहुंचे। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, और कामराज जी के पुण्यतिथि पर मैं आरजेएस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष रंजन जी। आपने बिल्कुल के कामराज के बारे में देश को बताया कि आज के कामराज की पुण्यतिथि है। यहाँ पर हम लोग परिचय भी कर लें एक दूसरे से। एसके मौर्य जी आप स्क्रीन पर आइए और बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं, और ताकि आपको सकारात्मक भारत आंदोलन में जोड़ लिया जाए। एसके मौर्य जी, आप स्क्रीन पर आकर बोलिए। हेलो, परिचय हो रहा है। हाँ, एसके मौर्य जी। हेलो, हाँ, आप कहाँ सर से हैं? आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। और आप कहाँ से हैं और अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर मेरा नाम शशिकांत है। क्या? मैं लुधियाना पंजाब से। अच्छा, पंजाब से। मोबाइल नंबर बताइए। नेटवर्क सही नहीं है, ये अभी 5G नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग जो आरजेएस में नहीं है, उन लोगों से ही हम मुखातिब हो लेते हैं। बाकी लोग सब आरजेएस से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी दिदेवार जी नहीं जुड़े हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं आज विश्व अहिंसा दिवस पर, और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। महात्मा गांधी आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से विख्यात रहे हैं। सुरजीत सिंह दिदेवार जी का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो किसी नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे थे, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। एनीवे, तो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, और स्वतंत्रता संग्राम में तो आप जानते ही हैं गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनका आदर्श रहा है सत्य और अहिंसा के ही मार्ग पर चलते हुए उन्होंने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, और उसमें गरम दल और नरम दल दोनों का भी योगदान रहा है। उस कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं जाएंगे कि जिसको लेकर महापुरुषों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से गरम दल और नरम दल दोनों को नमन करते हैं इस गांधी जी की जयंती पे। और गांधी जी ने जो काम किया है सत्याग्रह का, वो बिहार जाकर जिस तरह से चंपारण में किया, तो वो एक अपने आप में विश्व के सामने एक आदर्श है कि बिना हिंसा के भी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। और अंग्रेजों के समय में वहां विरोध करना, आंदोलन करना, ये अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा काम था। लेकिन गांधी जी बैरिस्टर होकर भी
जिस तरह से भारत की जनता और अंतिम आदमी तक पहुंचने की उनकी कोशिश थी और उनका इशारा था सरकारों को कि आने वाली सरकारें जब भारत की बने तो जो अंतिम आदमी है उसके कल्याण की भावना को देखते हुए ही नीतियां बनाई जाएं। ये गांधी जी की भावना थी, जिससे कि समानता आए, भाईचारा बढ़े और भारत आगे बढ़े, सब मिलजुल कर आगे बढ़े। ये गांधी जी का एक बहुत ही एक शाश्वत सत्य रहा है जो पूरे विश्व को, विश्व अहिंसा दिवस इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी गांधी जी के जीवन के आदर्शों को माना और उनके जयंती को पूरे विश्व में, सोचिए भारत के लिए कितने गौरव की बात है कि हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि गांधी जी पर चर्चा करने का और बातों को आगे बढ़ाने का। तो आइए अब गांधी जी को वो विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए और के कामराज को श्रद्धांजलि देते हुए अब इस कार्यक्रम को हम लोग एक विषय लेते हैं पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया के अंतर्गत, जिसमें कि हम लोग एक विषय पे चर्चा करते हैं। तो आज लिथियम का उपयोग, अब आप आगे आने वाले चर्चा में सुनेंगे कि आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप उसके प्रति सावधानी, उसके उपयोग के बारे में क्या जानते हैं और आपके उस लिथियम को लेकर आपके क्या विचार हैं, वो भी इंटरेक्टिव सेशन में आप बता सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा और आगे इस वेबिनार को सफल करने के लिए आप लोग नंबर वगैरह नोट कर लीजिएगा। ग्रुप में आने का मतलब है कि आपको इस तरह के हर रविवार आरजेएस वेबिनार का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के को ऑर्गेनाइजर जो हैं वो मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नोएडा और वो भुवनेश्वर पाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं लिथियम बैटरी के और फाउंडर हैं, आज के को ऑर्गेनाइजर हैं। तो आपका धन्यवाद। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर हरीश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुन्नी कुमारी आज का मंच संचालन करेंगी, वेबिनार का संचालन करेंगी, जो कि एक एडवोकेट हैं और जो स्वयं जो है एक शिक्षिका भी हैं, आरजेएस सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हुई हैं और पटना के प्रभारी भी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से, बिहार से। तो आइए अब मंच हम सुपुर्द करते हैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी को स्वागत करते हुए। जी डॉक्टर मुन्नी कुमारी। डॉक्टर मुन्नी कुमारी प्लीज माइक अनम्यूट करके आ जाइए। उनको अनम्यूट करना होगा। आप सभी को नमस्कार। राम जानकी संस्थान के इस राष्ट्रीय मंच पर सभी सदीजनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी आज का मुख्य विषय लिथियम बैटरी की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में लिथियम बैटरी की उपयोगिता बढ़ गई है। आज किसी न किसी रूप में हर घर में लिथियम बैटरी ने अपना स्थान बना लिया है। हम पर्यावरण पर बात करेंगे। कहते हैं बदले हम तस्वीर जहां की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश यह हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। आज पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन पर काबू करने की जद्दोजहद चल रही है। धरती का तापमान और न बढ़े इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों में नए नए लक्ष्य तय हो रहे हैं। तमाम देशों की इस जद्दोजहद के बीच लिथियम बैटरी एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। साल 2019 में लिथियम आयन बैटरी को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे दुनिया को जीवाश्म ईंधन से मुक्ति का औजार के तौर पर देखा गया है। मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज नोएडा के संस्थापक और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्री भुवनेश्वर पाल सिंह जी को स्वागत संबोधन और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा के 93 अंक में आमंत्रित करती हूँ। भुवनेश्वर पाल सिंह जी, आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। भुवनेश्वर पाल सिंह जी, आप। धन्यवाद मैडम। जी सर, आपका स्वागत है सर, अभिनंदन है। धन्यवाद।
आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज गो आ रही है। गो अहेड। हाँ सर। भुवनेश्वर पाल सिंह, मेरा छोटा सा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लिथियम आयन बैटरी का, अपना नोएडा बेस है। और अपना जो भी है पैन लेवल पे करीब करीब मान के चलिए 36 अपने डीलर्स हैं पैन लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में, और कम से कम 7 से 8 सर्विस सेंटर्स है, जिससे कि हम अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। हेलो जी जी गो अहेड सर, गो अहेड। आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड। सर। अपना मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लिथियम आयन बैटरीज में। अगर लोगों को लिथियम की नॉलेज होगी तो वो उससे रिलेटेड उसको खरीदेंगे, जिससे कि उन्हीं को उस चीज का प्रॉफिट मिलेगा, सब चीजें होंगी और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता लगेंगे। जिसमें हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का होता है, ई रिक्शास का होता है, और सोलर से रिलेटेड भी होता है। हम अपने खुद के हमारे सोलर्स के जो हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोलर्स भी है। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लाइक जहाँ पे भी आप सोच सकते हैं कि बैटरी का यूज होगा, वहां पे लिथियम वर्क करती है। और ये एज कंपेयर लेड के बहुत ही मतलब अच्छी है। लाइक ये कि लेड जो होती है वो ज्यादा टाइम लगाती है चार्ज होने में, और जो लिथियम है वो बहुत कम टाइम लेती है चार्ज होने में। जिससे कि अगर हम 2 टायर या 3 टायर सिटीज को देखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज की कमी होती है, वहां पे वो जल्दी चार्ज हो जाएगी और सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग कर सकती है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है ये सारा का सारा। लोगों को जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर्स होते हैं, उसमें फ्यूल वगैरह कंज्यूम होता है। फ्यूल की कॉस्ट आपको ही पता है आज की डेट में बहुत चढ़ रखी है, लाइक 90 to 96 के आसपास पड़ा हुआ है। और इसी को अगर अपने लिथियम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका मान के चलिए 15 से 20 पैसे की कॉस्ट लगती है पर किलोमीटर्स की अप्रोक्स। तो जिससे कि अगर लोग उसको यूज करेंगे जितना ज्यादा, तो उसके बेसिस में वो अपना अमाउंट भी सेव कर सकते हैं, सब चीज सेव कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसको एक कैलकुलेशन में डाल दें, अगर हम मंथली की कैलकुलेशन डाल देंगे, अगर मान के एक दिन के अंदर एक पर्सन अगर 40 किलोमीटर भी जा रहा है, तो एवरेज मान के चलो उसका 100 रुपए का तो हिसाब किताब चला गया फ्यूल का। वहीं पे अगर ये जाता है तो मुश्किल से आपका 5 से 6 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। इसमें कॉस्टिंग भी बच जाती है लोगों की लिथियम में, और जल्दी चार्ज भी हो जाता है। अगर यही चीज लेड की आप कोई बैटरीज लोगे, लेड की सेम इलेक्ट्रिक में कोई यूज करते हो, तो उसमें मान के चलो उसको चार्ज होने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं, पर लिथियम को चार्ज होने में सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 घंटे मैक्सिमम। जिससे क्या है, वो अगर कहीं पे भी जाएगा तो उसकी एक तो टाइम सेविंग हो जाएगा और वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगी। ऐसे ही अगर ई रिक्शाज में देखते हैं हम, ई रिक्शाज वाले अगर क्या करते हैं, वो रात को लगाते हैं और सुबह बैटरी चार्ज होती है उनकी। अगर यही वो लेड को चेंज करके रिप्लेस करके अगर लिथियम में ले जाते हैं, तो वो मान के चलो कि अगर 3 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर चार्ज होती, तो वो डबल शिफ्ट में काम कर सकते हैं और अर्निंग भी ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सोलर पे जाते हैं, तो जहाँ पे लाइट नहीं आती है, अगर वो मान के चले 3 से 4 घंटे ही आती है, तो अगर वहां पे वो हमारी बैटरीज लगती है, लिथियम की बैटरीज लगती है, तो वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगी और मान के चलो लॉन्ग टाइम तक के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करेगी। लाइक जहाँ पे उसको 8 घंटे 9 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी उससे। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अगर वो इस चीज को यूज करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी तरफ से तो यही है, आगे आप डिस्कस कर सकते हैं। सर, राम जानकी संस्थान के परिवार से संबद्ध लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि लिथियम बैटरी का यूज करने के बाद उसका रीयूज करने की अगर जरूरत पड़े तो फिर हम उसके लिए फिर क्या करें? मैडम, उसका भी यूज होता है। अगर सपोज आपने देखा होगा कि एक हम मान के चलते हैं बड़ी बैटरीज होती है, जो कोई भी होती है, बड़ी बैटरीज का अगर हम यूज करना चाहें तो वो बैटरी हम यूज में ला सकते हैं। उसके जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको अलग अलग पार्ट्स पे जहाँ पे वो यूज हो सकते हैं वहां पे हम करवा सकते हैं। और ये अभी स्टार्टिंग फेज पे है, रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। रिसाइकलिंग प्रोसेस अभी ये बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, पर ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है।
और लिथियम भी अभी इंडिया के अंदर नया ही है, मुश्किल से 5 से 6 साल पहले का ही आया हुआ है। तो क्या है कि अभी इसमें रिसाइकलिंग का थोड़ा कम प्रोसेस है, पर आगे इन फ्यूचर में ये 100% हो जाएगा। आप मान के चलिए कि लाइक बहुत सारी कंपनीज अब आ चुकी हैं धीरे धीरे, जो कि इनको रिसाइकिल कर रही है, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग करके वो मार्केट में उनको जहां पे चाहिए जरूरत वहां पे सेल भी कर रही है। सर, आप मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज के संस्थापक और फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। आरजेएस परिवार ये भी जानना चाहती है सर, इसके प्रेरणा स्रोत क्या है सर? आपके दिमाग में कहाँ से ये बात आई और इस दिशा में आप कार्यरत कैसे हुए? मैम एक्चुअली क्या है कि मैं इससे पहले मैं भी एक जॉब वर्क ही करता था, कंपनी में काम करता था। मैं लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं वर्किंग हूँ policybazaar.com, आपने कंपनी का नाम सुना होगा। उसमें एज ए मैं पेबल हेड रह चुका हूँ, और वहां पे रहते रहते मैंने सोचा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया, तो उन लोग हमारे ग्रुप में ही एक टेक्निकल पर्सन है जो मेरे पार्टनर हैं, मिस्टर विशाल गुप्ता। उनसे प्रेरणा मिली, वो ऑलरेडी आईटी से इंजीनियर कर चुके हैं, तो उनसे प्रेरणा मिली। वो ऑलरेडी इस फील्ड में ऑलरेडी पहले काम कर चुके थे सोलर रिलेटेड में। तो उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर में जो अपनी मार्केट है वो है इलेक्ट्रिक से यूज। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम एक छोटा सा प्रोडक्ट डालते, पर हमें नहीं पता था ये हमारा इतनी जल्दी वर्क कर जाएगा। हमें लास्ट करीब 2019 से हमने स्टार्ट किया था, और आज पहले स्टार्टिंग किया था हमने 2 पर्सन थे। आज की डेट में हमारी कंपनी में कम से कम मान के चलिए 70 के आसपास हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। और इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमारा टेन्योर रहा वो भी बहुत जल्दी ग्रोइंग स्टेज पे रहा। क्यों? क्योंकि हमने उन सब चीज को डेवलप किया, सब चीज प्रोसेस किया, और धीरे धीरे हम आगे ग्रोइंग स्टेज पे जाते रहे। और हम अब मान के चलिए 4 से 5 महीने में अभी जो हमारा मतलब प्रोजेक्ट है वो उससे 4 गुना होने वाला है। धन्यवाद भुवनेश्वर पाल सिंह जी। आपने लिथियम बैटरी की उपयोगिता उपादेयता के बारे में बताया, और यह किस तरह से हमारे राष्ट्र को और पूरे विश्व को प्रदूषण से बचा सकता है, फॉसिल एनर्जी का एक विकल्प के रूप में आपने प्रस्तुत किया है। इसके लिए राम जानकी संस्थान आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं राष्ट्रीय संयोजक राम जानकी जी फ्रीज हो गए। हाँ, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आप लोग अपनी वीडियो को अनम्यूट कर लीजिए। राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी। जी जी जी। तो हम लोग बीच बीच में आप लोगों से परिचय भी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हरीश यादव जी, और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेबिनार होने जा रहा है। बहुत सारी चीजों के बारे में तो आपने देखा कि हमारे जो को ऑर्गेनाइजर हैं भुवनेश्वर पाल सिंह जी, जिन्होंने किस तरह से स्वरोजगार की तरफ जाने पर न केवल अपना रोजगार प्राप्त किया, बल्कि कई लोगों को उस इंडस्ट्री में, लिथियम इंडस्ट्री, और वो भी उन्होंने चूज किया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार जो दिखाई देता है, और वो संस्कार सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन के रूप में भी जाने माने जाते हैं। और स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने कुछ घोषणा की है, उसको हम लोग बाद में वर्कआउट करेंगे। और यहाँ पर एसके मौर्य जी का नंबर हम लोग चाहेंगे। बाकी आरजेएस फैमिली से सभी लोग जुड़े हुए हैं। प्रांजल जी को हम स्क्रीन पे बुलाना चाहेंगे। प्रांजल जी, आप वीडियो में आप लोग आया कीजिए, क्योंकि वेबिनार में आप लोगों का चेहरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रांजल श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से अगर वो होंगे, क्योंकि वो केवल प्रांजल दिख रहा है, वो प्रांजल कोई और भी हो सकते हैं। तो एक बार आप बता दीजिए। प्रांजल जी आ गए। बाकी प्रांजल जी आप आ गए, स्क्रीन पे आइए, कुछ बोलिए, अपना नाम बताइए, कहाँ है इस वक्त। उनको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट कर लीजिए प्रांजल जी। जी सर। हाँ प्रांजल जी, आप अनम्यूट करके आइए, स्क्रीन पे बताइए कहाँ से जुड़े हैं, परिचय दीजिए। हाँ, यस, हाँ बिल्कुल, प्रांजल श्रीवास्तव, आरजे स्टार। अभी मैं बनारस में हूँ। बनारस में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बनारस से आप जुड़े। वैसे लखीमपुर खीरी से आप हैं, और दिल्ली एनसीआर के भी
और आरजीएस पॉजिटिव मीडिया में आपको शामिल किया गया है, आपके संज्ञान दृष्टि को, संज्ञान न्यूज को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसके मौर्य जी, आप अगर एक बार स्क्रीन पर आ जाइए, और आपका नंबर हम लोगों को चाहिए ताकि आप वेबिनार में जुड़े ही नहीं बल्कि आप आरजीएस में शामिल हो जाएं। एसके मौर्य जी, स्क्रीन पर आकर अनम्यूट करके स्क्रीन पर आइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, नंबर बता दीजिए। हेलो, नंबर अपना, हाँ, मोबाइल नंबर 83 607। हाँ 83 607। हाँ 24 715। हैं? कितना? 83 607। हाँ, ये बहुत दिक्कत हो रहा है। 24 24 715। चलिए, एनीवे चैट बॉक्स में डालेंगे। आप भी नंबर को, हाँ, आप डाल देना। चैट बॉक्स में अगर डाल सके तो डाल दीजिएगा। आरजे सर, मैं डालने की कोशिश कर रहा था लेकिन टाइप नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए तो एक बार फिर से। हाँ, मोबाइल नंबर 83 हाँ 8360। हाँ, चलिए, जब 715। हाँ 715, चलिए कोशिश करेंगे। आप आरजेस फैमिली से आप रिपीट कीजिए। उदय मन्ना जी, आप रिपीट कीजिए जो लिखे हैं। हाँ, देखिए 83 60 8360724715। नहीं, इतना लंबा हो ही नहीं सकता, 10 नंबर होंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2, हाँ 10 है। चलिए, कम्युनिकेट करेंगे। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि जो हैं, भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार निर्माण भवन, उद्योग भवन, डॉक्टर हरीश यादव जी। हम लोग कभी मिले नहीं हैं, मेरी कोशिश है, लगभग तीसरा वेबिनार है जिसमें कि आप जुड़ रहे हैं हरीश यादव जी, और आप आरजेएस फैमिली से सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता भी हैं। मैं चाहूंगा मुन्नी कुमारी जी उनको स्वागत करके और आमंत्रित करें। मंच संचालन मुन्नी कुमारी कर रही हैं। जी, मुन्नी कुमारी। पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। अब मैं डॉक्टर हरीश यादव जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से संबद्ध हैं, मैं राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय वेबिनार के आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनको सादर अभिनंदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ और स्वागत करती हूँ। डॉक्टर हरीश यादव जी। धन्यवाद मैडम मुन्नी कुमारी जी, और सभी को नमस्कार। और आज क्योंकि एक बहुत पवित्र दिन भी है कि हम अपने महापुरुषों को नमन कर रहे हैं, नवरात्रे का दिन है, और उसके ऊपर ये जो अमृत गाथा का अंक चल रहा है, तो ये सोने पे सुहागे की तरह है। और एक लंबी यात्रा तय करते हुए हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उदय कुमार मन्ना जी, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि सब लोगों के सहयोग से जो वो समन्वय कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा जी, सोमेन कोल्ले जी, और हमारे उद्यमी जो अभी जिनको मैंने सुना, भुवनेश्वर पाल सिंह जी, और बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक अपनी यात्रा आरंभ की और स्वरोजगार को अपनाया, और न केवल स्वरोजगार अपनाया बल्कि अन्य कई सारे लोगों को भी रोजगार दिया। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमारे मंत्रालय का मूल मंत्र है कि स्वरोजगार को बढ़ाना। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे सामाजिक संरचना की स्थिति है कि लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा जी। तो आज जो टॉपिक रखा है इस अमृत गाथा का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक नया विषय है और बहुत उपयोगी, जन उपयोगी विषय है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो क्योंकि आज गांधी जी की भी जयंती है, और थोड़ा सा उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि वो हमेशा लघु उद्योगों के पक्ष में थे।
स्वरोजगार के पक्ष में थे, लघु उद्योगों के पक्ष में थे, और बड़ी मशीनों के वो उनकी वकालत नहीं करते थे, बड़ी मशीनों की वकालत नहीं करते थे। और आप देखते हैं कि जो उनका एक चरखा था, तो चरखा एक मशीन भी थी, एक छोटी मशीन थी, और स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार भी था। वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, आजादी का प्रतीक था, और स्वावलंबन का प्रतीक था। तो आज इस टॉपिक में, क्योंकि ये पर्यावरण से भी जुड़ा है, लिथियम बैटरी का, तो इस पे कुछ मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि हमने अपने उद्यमियों से भी सुना कि लिथियम बैटरी की जो आवश्यकता है, तो लिथियम बैटरी जो लेड एसिड बैटरी से अलग है और पर्यावरण के अनुकूल है। लेकिन इस सेक्टर में कुछ समस्या है। इस सेक्टर में समस्या ये है कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जो लिथियम जो आयन है, वो हमारे देश में बहुत कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसका आयात करना पड़ता है, और सरकार इस फेवर में कभी नहीं रहती कि आयात ज्यादा किया जाए। हमेशा सरकार की जो पॉलिसी है कि निर्यात को बढ़ाएं, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाएं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे भू क्षेत्र भी अभी तलाशे जा रहे हैं कि जहां पे ये लगता है कि ये लिथियम आयन हो सकता है। जैसे कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, कुछ जोधपुर में ऐसा कुछ सर्वे किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ संभावना है। लेकिन फिर भी हमें काफी सारा रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है। अब इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 2021 में एक अपनी पॉलिसी लाए थे, एक कार्यक्रम लाए थे। हालांकि ये कार्यक्रम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का था, वो चल रहा है, और इसको हम कहते हैं PLI। PLI एक स्कीम है, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम से। और इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम में 13 सेक्टर सिलेक्ट किए गए थे सरकार ने, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लिथियम बैटरी, इस सेक्टर को रखा गया था। और इसका मकसद ये था कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो चाहे वो फॉरेन की कंपनियां हैं, चाहे हमारे देश की कंपनियां हैं, उनको इस तरीके से मदद करना, उनको हर संभव मदद करना कि वो ज्यादा से ज्यादा लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन करें। और इस क्षेत्र में समय समय पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, वो निकालती है, विज्ञापन निकालती है, और कंपनियों को आमंत्रित करती है कि वो अपना प्रपोजल दें, और सरकार उसके अकॉर्डिंग उनकी सहायता करती है। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था कि जो लिथियम बैटरी का जो उससे संबंधित प्रोडक्ट्स और लिथियम बैटरी का जो डाटा है, वो हम इस समय जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 1000 करोड़ का है, और इंपोर्ट हम कर रहे हैं 5 लाख करोड़। मतलब इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और 2024 तक इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी लिथियम बैटरी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार का फोकस है, और विशेष तौर पे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विभागों में प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएं, इसको बढ़ाएं। सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है, और अभी धीरे धीरे करके हमने ये देखा कि जो सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, इन सब के व्हीकल को हटाना शुरू करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जा रहा है। कई डिपार्टमेंट में काफी हद तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लागू कर दिया है। और ये जो लिथियम बैटरी है, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हो ही गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोलर प्लेट, और जो सैटेलाइट्स हमारे जा रहे हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो आप ये समझिए कि इसका जो एक डिमांड है, वो आने वाले समय में बहुत भारी डिमांड है, और इसके लिए हर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होगा। तो जितने लोग इस फील्ड में आएंगे या अपनाएंगे, तो वो एक काफी अच्छा भी रहेगा उनके लिए, एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा कि इस इंडस्ट्री में वो आएंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स बनाएंगे। और क्योंकि ये जो लिथियम बैटरी है, अभी हमने मतलब कई साल पहले की बात है
कि पश्चिम बंगाल में एक क्लस्टर लगवाया था सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने, तो लेड एसिड बैटरी का क्लस्टर था, क्योंकि उस समय वही चलते थे, करीब ये 10 साल पुरानी बात है। तो लेड एसिड बैटरी के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया था लगाने के लिए, और वो उसको लगा भी रहे थे, लेकिन उससे जो साइड इफेक्ट, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था वो काफी था, और उसको स्थापित करने में बड़ी समस्या आई ही। स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको एनओसी नहीं जल्दी से प्रोवाइड किया। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चेंज हो गई है, तो अब जो जमाना है, अब जो युग है, वो लिथियम बैटरी का युग है, और उसमें उसके बिना अब कल्पना करना मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो फेज चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चल रहा है। अभी आपने देखा कि 5G सेवा भी आरंभ कर दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और दूसरा, वैश्विक परिदृश्य में आप जाएं तो अभी कुछ समय पहले, एक आध महीना मुश्किल से पहले, अभी भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आ गया। मतलब जो पहले छठा था वो 5वीं उसमें आ गया अर्थव्यवस्था में, और 2030 तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश आ जाएगा। तो ये एक, इसका अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तात्पर्य क्या है कि इसमें मांग बढ़ेगी, उद्यम की मांग बढ़ेगी, उत्पादन की मांग बढ़ेगी, और उसके लिए हमें चाहिए स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और नई टेक्नोलॉजी। अब चूंकि हमारा जो मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, और इसमें भी जो हमारे मंत्रालय ने कुछ स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की है, जो अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा उसको लॉन्च किए हुए, और पर्यावरण के अनुकूल वो स्कीम्स हैं जो इस लिथियम बैटरी को भी एक पर्यावरण उपलब्ध कराएंगी। तो एक जो हमारी अभी फेमस स्कीम्स है वो है एमएसएमई चैंपियन स्कीम। इसका नाम चैंपियन इसलिए रखा गया है कि जो लघु उद्यमी है, जो एमएसएमई क्षेत्र है, इसको चैंपियन बनाना, इसके हर पक्ष को देखना कि जहां पे भी वो पक्ष कमजोर है उसको मजबूती करना, उसको एक स्थापित करना, एक बड़ी कंपनियों के मुकाबले में उसको प्रोडक्टिव बनाना, एफिशिएंस बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना। तो इसके कई सारे घटक हैं। एक है हमारा जेड स्कीम। तो जेड स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट है। ये इसका बहुत प्रचार किया जा रहा है कि ये स्कीम लोगों तक पहुंचे, उद्यमी तक पहुंचे। जेड स्कीम्स का है कि इस तरह का कार्यक्रम बनाना, इस तरह का कार्यक्रम उद्यमियों को देना कि पर्यावरण पे कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण पे बिल्कुल भी नुकसान हो, जीरो इफेक्ट, मतलब पर्यावरण पे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और जीरो डिफेक्ट कि उस उत्पाद में, उस प्रोडक्शन में कोई त्रुटि ना हो। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये स्कीम नए तरीके से अभी इसमें संशोधन करके इसको लॉन्च किया है। अब ये स्कीम क्या है कि इस स्कीम में जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो उद्यम है, उनको इस तरीके से सर्टिफिकेशन देना, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन के प्रोसीजर में सुधार लाएं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बेहतरीन बने, अच्छा बने, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो, क्वालिटी रहे। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय गुणवत्ता परिषद, ये क्या करती है कि ये जो भी उद्यम ये सहायता लेना चाहता है उसको पूरा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट इसमें 3 स्तर के सर्टिफिकेट हैं, ब्रॉन्ज कांस्य प्रमाणीकरण, सिल्वर सर्टिफिकेशन और गोल्ड सर्टिफिकेशन। अब इनकी लागतें हैं, तो जो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की लागत है वो 10,000 की, और सिल्वर की 40,000 की, और गोल्ड की 90,000 की ये लागत आती है उद्यमियों के लिए। लेकिन इस लागत की जो प्रतिपूर्ति है वो हमारा मंत्रालय करता है, और अपने उद्यम को और अच्छा बनाने के लिए वो जो कंसल्टेंसी लेते हैं
कंसल्टेंसी की फीस जो उनको देनी पड़ती है, जो भी लगभग 2 लाख के करीब पड़ती है, तो उसको भी रियम्बर्समेंट हमारा मंत्रालय करता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे उद्यमी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम्स का वो फायदा उठाएं। और ये फायदा इसलिए भी है कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे आप जानते होंगे कि जैसे सपोज एक IASI का सर्टिफिकेट है, तो उसी की तरह ये सर्टिफिकेट है कि जब आप अपना प्रोडक्ट बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या देश के अंदर बेचेंगे, तो जब वो एक सर्टिफिकेशन रहेगा आपके पास कि ये जेड सर्टिफाइड है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और जो विदेशों में भी इस चीज को काफी अहमियत दी जा रही है कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और लाभ लेना चाहिए। इसका एक घटक और है हमारे पास, जो एक दूसरी स्कीम है जिसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कहते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और जो उत्पादन प्रक्रिया में नुकसान होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में उत्पादन प्रक्रिया में जो नुकसान होता है, उसको कम से कम करने के लिए क्वालिटी बढ़ाना, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाना और मैनेजमेंट को अच्छा करना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है प्रोडक्शन की, इसमें ऐसे सुधार करना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना कि प्रोडक्ट जो है अच्छा निकल के आए। और जहां तक ये अनुभव देखा गया है कि इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम को अपनाने से प्रोडक्शन यूनिट में काफी अच्छा सुधार आया है, इनकी क्वालिटी में, उनके प्रोडक्शन में कुछ % अच्छी बढ़ोतरी हुई। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्कीम ऑपरेट होती है कि कोई भी फील्ड जो सेम फील्ड है, उसमें करीब 10 यूनिट का सिलेक्शन किया जाता है जो एक प्रोडक्शन को कर रही है या कोई एक प्रोडक्ट बना रही है। उन 10 का एक मिनी क्लस्टर बनाया जाता है। उस 10 का एक क्लस्टर बनाने के बाद फिर उनको जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी के एक्सपर्ट हैं, वो वहां जाके उनको पूरा मॉनिटर करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजी देते हैं और उनको मैनेजमेंट के नए तरीके सिखाते हैं। इसमें जो भी खर्चा होता है उसको हमारे मंत्रालय रियम्बर्स करता है। और ये स्कीम, इसमें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भी शामिल है, क्वालिटी काउंसिल भी शामिल है। तो इस तरह की कई संस्थाएं जो हैं वो मिलके काम कर रही हैं, इसको आगे बढ़ा रही हैं। एक तीसरी स्कीम और है जो अभी हमने लॉन्च की है, MSME इनोवेटिव स्कीम। MSME इनोवेटिव स्कीम कई पहलुओं को जोड़ के बनाई गई है। जैसे आप देखते हैं कि एक ट्रेडमार्क होता है, एक पेटेंट होता है और एक इंक्यूबेशन होता है। तो बिना ट्रेडमार्क के काम करना आसान नहीं है और उसको रजिस्टर्ड करना भी जरूरी है, नहीं तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करने में जो खर्चा होता है और पेटेंट का जो खर्चा होता है, अगर आप देखिए विदेश में कोई पेटेंट करा रहे हैं तो विदेश में खर्चा ज्यादा होता है, 5 लाख रुपए तक का आता है। और अगर अपने कंट्री में आप करा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट है, तो करीब 2 लाख के समथिंग आता है। अब जो छोटी यूनिट्स हैं उनको ये खर्चा थोड़ा भारी लगता है कि कहीं पे 5 लाख का, कहीं पे 2 लाख का। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इनको रियम्बर्स करती है जो खर्चा आता है पेटेंट में, कॉपीराइट में, और जो भी इस तरह का खर्चा आता है उसको सरकार वहन करती है, उनको देती है। और एक हमने रखी है स्कीम, इसी का एक पार्ट है कि इंक्यूबेशन स्कीम। इंक्यूबेशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी उद्यमी है या इनफैक्ट कोई स्टूडेंट भी है, तो देखिए आइडिया तो सब में होते हैं। और आइडिया क्या होता है कि कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही आइडिया दे। एक जो निरक्षर किसान है या कोई ऐसा उद्यमी भी है, वो भी आइडिया दे सकता है, कोई नई आविष्कार हमको बता सकता है, डिवाइस दे सकता है, या कॉलेज में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के बच्चे भी हमें आइडिया दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने पोर्टल पे जाके वो सारे आइडिया मंगवाते हैं। हमारा पोर्टल है, इसमें msme.gov.in पे, और उसको आइडिया हैकाथन करके हम उसको वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इस पोर्टल पे जाके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी उद्यमी अपना एक आइडिया दे सकता है कि
हमने ये प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी विकसित की है, या ये हमने डिवाइस किया है, या इसको इम्प्लीमेंट करने से एनर्जी एफिशिएंसी आएगी, ऊर्जा की बचत होगी। उस आइडिया के आने के बाद जब सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें आइडिया के लिए, उस आइडिया को डेवलप करने के लिए 5 लाख तक का जो मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो हमारा डिपार्टमेंट करता है। और वो आइडिया जब एडवांस स्टेज में आता है, अब उसके लिए लगता है कि कोई लैब बनानी है, कोई इक्विपमेंट लेना है, कोई मशीनरी लेना है, तो उन सब को डेवलप करने के लिए करीब 1 करोड़ तक की मदद हमारा एमएसएमई मंत्रालय करता है। जी। तो उद्यमियों को चाहिए कि ये आइडिया हमें देते रहे। जी जी जी। और अभी फिलहाल हमने पिछली बार उदय जी इसको हमने लॉन्च किया था, आइडिया मंगाए थे, तो करीब आप ये मानिए कि 500 से ज्यादा आइडिया आए थे। जी तो जी। वैसे करीब काफी सारे हमने सेलेक्ट किए, जिसमें स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उनको आगे भी हम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लिथियम बैटरी का जो एरिया है, इसमें अभी इनोवेशन की बहुत जरूरत है। जी जी। इसमें ऐसे प्रोडक्ट अभी डेवलप करने बाकी हैं जो लिथियम बैटरी से चल सके, उससे आगे बढ़ सके। तो क्या डेवलप कर रहे हैं, हम लोग जान लें भुवनेश्वर पाल सिंह जी से, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भुवनेश्वर पाल जी, एमएसएमई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सामने है, तो भुवनेश्वर पाल सिंह जी आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट में जो पहले बहुत सारी चीजें अब चेंज कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट जिसपे एक्शंस भी ले रही हैं और उसको अपग्रेड करने के लिए भी बोल रही हैं, तो उसके बेसिस पे हम भी अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनोवेशन क्या कर रहे हैं? इनोवेशन क्या कर रहे हैं? सर, इनोवेशन उसमें लिथियम बैटरी इनोवेशंस में ये है कि उसमें हम उसको ऑटोमेशन में डाल रहे हैं। अगर कुछ भी चीज होती है, लाइक बैटरीज, हमारी बैटरीज में किसी में भी अगर कुछ भी हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसमें ऑटोमेटिक वो सेंस काम करें। ठीक है। दूसरा ये कि हम एक प्रोडक्ट पे ऐसे लॉन्च कर रहे हैं कि लाइक हमारी बैटरीज और हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं चार्जर से, जो दोनों अगर एक साथ मर्ज होते हैं तो जो अपना क्या कहते हैं, जो टाइम चार्जिंग का बैटरीज का, वो बहुत कम हो जाएगा। लाइक यहाँ 3 घंटे हो रहे हैं तो और कम होके मान के चलिए आधा घंटा 15 मिनट के अंदर वो कवर्ड हो जाएगा, जिससे कि लोग अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करते हैं, कुछ भी ईवी से रिलेटेड जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कब लगे, बिल्कुल, लाइक कहीं भी जो रास्ते में जा रहे हैं वो उनको स्टॉप लेके 15 मिनट में समझ गए और वहाँ पे 15 मिनट में समझ गया। डॉक्टर हरीश यादव जी समझ गए। जी हरीश यादव जी, आप संतुष्ट हैं इनोवेशन जो हो रहा है इंडस्ट्री के द्वारा? ये ठीक है, इस तरीके से इसको ये आगे डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि देखिए इनोवेशन का तो बहुत बड़ा फील्ड है, और इसमें जहां इनको लगता है कि भाई हमें कुछ टेक्नोलॉजी की और जरूरत है, तो उसके लिए हमारे मिनिस्ट्री ने टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हुए हैं। वेरी गुड। और स्पेसिफिक बनाए हुए हैं, जैसे इसका जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का हम लें तो इसका रामनगर में, उत्तराखंड में बनाया हुआ है, जो इस पे काम कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मुंबई में बनाया हुआ है, इडमी में। तो वहां से ये कुछ जुड़ सकते हैं या उनसे कुछ देख सकते हैं कि उनकी क्या डिमांड है और ये क्या नई उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, तो उसका ये फायदा कर सकते हैं। उनको इसीलिए रखा है टेक्नोलॉजी सेंटर को, कि जो मॉडर्न लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको वो डेवलप करें। थैंक यू सर। थैंक यू। और मन्ना जी, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक रहा और मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपको भी बधाई सर, आपने समय दिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नए उद्यमी है इससे लाभ उठाएंगे और हमारी स्कीम का फायदा बिल्कुल लाभ उठाएंगे। डेकोरम पूरा हो गया, इंडस्ट्री और सरकार साथ में हम लोगों ने मिलवा दिया। आजादी की अमृत गाथा सफल हो गई। और डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आगे के लिए हम बुलाना चाहेंगे। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर मुन्नी कुमारी। धन्यवाद हरीश यादव जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, न्यू दिल्ली। आपने
बहुत सारी सूचना जानकारी लिथियम बैटरी के बारे में दिया, भारत सरकार की नीतियों के बारे में, स्कीम्स के बारे में, टेक्नोलॉजी मेथड्स और किस तरह से यह लिथियम बैटरी राष्ट्र के निर्माण में और विकास में उपयोगी साबित हो सकता है, हो रहा है, इसके बारे में बृहद जानकारी दी। राम जानकी संस्थान आपके प्रति आभारी है और आपका इस्तकबाल भी करती है और धन्यवाद ज्ञापित करती है। फोटो सेशन के लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे। जो भी लोग हैं अपना वीडियो ऑन कर लें। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि के साथ जो है और अन्य अतिथि जो हैं उनके साथ एक फोटो सेशन ले लें ताकि शाम को पोस्टर जारी किया जाए। वीडियो ऑन कर लीजिए और स्थिर हो जाइए आप लोग कुछ सेकंड के लिए। सब लोग वीडियो ऑन कर लिए? थैंक यू। ये भी जरूरी होता है। और यहाँ पर लगे हाथों ये भी बता देना चाहेंगे कि हमारे आरजेएस फैमिली से तो लोग जुड़े हुए हैं। सुरजीत सिंह कोहली जी भी जुड़ गए हैं, सुदीप साहू जी भी, सरोज गर्ग जी भी, एसके मौर्य जी भी, रूपरेखा सिंह जी, प्रेम प्रभा जी, राजकुमार मौर्य जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी और बिंदा जी, आकांक्षा जी और तमाम ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को आगे। अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए आज के राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, ऑनलाइन फाउंडेशन कंज्यूमर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सर, आप अपने विचार से उद्बोधन करें। थैंक यू प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी कुमारी जी। एज यूजुअल हमको ऑलवेज संडे 11 बजे बहुत अच्छा लगता है कि हम परिवार से मिलते हैं। ओम प्रकाश जी, हमारे उदय मन्ना जी, सुदीप साहू जी और कई लोग जो आते रहते हैं हर संडे को 11 बजे, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आरजेएस परिवार की तरफ से सबको बधाई। और आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है। आज हम लोग का सप्तमी है दशहरा के, एंड इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे। एंड नॉट ओनली दैट, जैसे बिगिनिंग में हम लोग ओपनिंग में श्रद्धांजलि दिए टू आवर वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे गांधी जी, हमारे कामराज जी, कई जो हमारे लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं जिनसे हम लोग पीड़ित हुए हैं, जिनसे हम लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे परिवार के लोग हर संडे कोई ना कोई बहुत बिग पर्सनालिटीज को मान्यता देते हैं और उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये बहुत ही अच्छा परंपरा है, इसको कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। बिकॉज आज जैसे हमको कामराज जी के बारे में इतना कुछ पता लगा जो हम लोग को पहले नहीं मालूम था। तो हम लोग को सबको मालूम होना चाहिए। इस ढंग के वातावरण में हम लोग को स्पेशली जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूल रहे हैं, हमारे लेगेसी को भूल रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आना चाहेंगे आज। एंड आई वांट टू फर्स्ट थैंक डॉक्टर हरीश यादव जी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन टू कम एज द चीफ गेस्ट एंड एज यूजुअल शेयर विथ अस कि उनके मंत्रालय एमएसएमई क्या क्या कर रहे हैं, एमएसएमई को और बढ़ावा देने के लिए क्या स्कीम्स ला रहे हैं, किस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और भुवनेश्वर पाल जी को तो हम बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो को स्पॉन्सर केवल नहीं है आज, वो आज हम लोग को एक ऐसा सब्जेक्ट लाए हैं हम लोग के सामने जो वो खुद कर दिखाएं। यू सी द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। भुवनेश्वर जी, आप जो चीज आज बोले हैं वो आप करके दिखाएं। तो इसके लिए हम ऑलवेज, जैसे उदय मन्ना जी कहते हैं कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबूत को बहुत मानते हैं। जब तक सबूत ना हो सामने हम लोग उसको विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। इसी और यही शिक्षा का मूल कारण है कि आप साइंस बेस्ड एविडेंस को लेके आगे बढ़िए। और जब हम देखते हैं कि कैमरे के पीछे कौन है, वो एसके मौर्य जी है कि नहीं, वो रूपरेखा सिंह जी है कि नहीं, जब देखते हैं तो तब पता लगता है कि हाँ ये भाग ले रहे हैं, वो हैं वहां, उन दिखते हैं। वो खाली नाम नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना चेहरा दिखा रहे हैं।
Evidence is very important. You see, the most important thing, इशाक भाई जी आ गए, वेरी नाइस। इशाक भाई जी आपको हम मिस कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए। वो लाल बहादुर शास्त्री पे श्रद्धांजलि 11:15 बजे दे चुके हैं। हम सुने, इसलिए तो हम उनको मिस कर रहे थे। He is one of our very strong supporters and pillars. कितने मतलब he is committed, passionate है, you know। इशाक खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। हम आज as उदय मन्ना जी हमको बराबर you know उत्साह देते हैं, मोटिवेट करते हैं। आज वो बोले कि आप इस पे आइए एज अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस। हम बोले ठीक है, हम जरूर आएंगे, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज आए हैं हम लोग के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज साइंस इसलिए होता है क्योंकि वो इन्वेंशन इसलिए होता है क्योंकि जो एंड यूजर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं उस साइंस के, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। साइंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है। साइंस होता है कि नयापन लाना, इनोवेशन लाना, इन्वेंशन लाना, जिससे कंज्यूमर को कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता सामान मिले। लिथियम बैटरीज का जरूरत था, डिमांड हुआ, कंज्यूमर से डिमांड हुआ, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, भुवनेश्वर जी ने उसको कमर्शियलाइज किए। लेकिन एक ही चीज हम भुवनेश्वर जी को बताना चाहेंगे कि जब आप उसको कमर्शियलाइज करते हो और जो एमएसएमई मंत्रालय मदद करते हैं, लीन मैनेजमेंट, जीरो डिफेक्ट, यू नो, और उन्होंने आज एक नया स्कीम हमको बोले अबाउट इनोवेशन। ये सारे जो स्कीम्स बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं कि आप कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता सामान केवल देश में नहीं विदेश में भी बेच सके। और वो विदेश में तब जाएगा जब आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। ये समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर हरीश यादव ने कहा, जो QCI कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी काउंसिल कर रहे हैं, कई लोग जो जुड़े हुए हैं, सर्टिफिकेशन आएगा जब कंज्यूमर खुद सर्टिफाई करे। हमको किसी का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हम एक बार पूछे थे, एक जो बहुत हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम उनसे पूछे कि आप BIS मार्क क्यों नहीं लेते? बोले सर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं सब में, क्योंकि उसमें मेरा खर्चा बढ़ जाता है और हम कंज्यूमर को उस प्राइस में नहीं दे पाते हैं जिस प्राइस में कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को चाहते हैं। हमारा 100% कैपेसिटी चल रहा है, कंज्यूमर मेरा सर्टिफिकेट है, BIS मेरा सर्टिफिकेट नहीं है। सिंपल। हम ऑलवेज ये कह रहे हैं सरकार को, आप जितना भी स्कीम लाइए, जब तक आप उस कंज्यूमर को नहीं खुश करेंगे, उसके फेस में वो मुस्कुराहट नहीं लाएंगे, आपका सारा स्कीम फेल है। ये समझ लीजिए। और मुस्कुराहट तब कंज्यूमर के फेस में आता है जब हम खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसको उपयोग करते हैं, उससे फायदा मिलता है और दोबारा हम केवल खरीदते नहीं है, हम और 100 लोगों को बताते हैं उसके बारे में। आप जब तक MSME मंत्रालय कंज्यूमर्स को नहीं एंगेज करेंगे, आपका सारे स्कीम फेल है। हम आपको कैंडिडली, फ्रैंकली आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने QCI के बोर्ड में भी रहे, हम QCI से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। खाली कंसल्टेंट्स लोग पैसे ले रहे हैं उद्योगी लोगों से, क्योंकि आपने स्कीम लाया, उस स्कीम का पैसा लेने के लिए हमको कंसल्टेंट चाहिए, कंसल्टेंट को पैसे दे रहे हैं, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं। जब तक कीमत नहीं घटे, जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, जब तक आपका एक आसान तरीके से रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी ना हो, वो व्यापार वृथा है। विदेश और इंडिया में फर्क क्या है? आपको यदि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप वहीं तुरंत उसको वापस कर सकते हैं, तुरंत आपको फुल रिफंड मिलेगा उस पैसे। आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपको किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज यदि हम कोई भी प्रोडक्ट
रिटर्न करना चाहेंगे, हजारों क्वेश्चंस पूछा जाता है और हमको वो घटिया मटेरियल हमको लेकर जीना पड़ जाता है। और जबकि हमको खाली जीना नहीं पड़ता है, हमको उसको फेंक देना पड़ता है। हम कूड़ा बना रहे हैं, लेकिन हम दूसरा प्रोडक्ट फिर से खरीदना पड़ रहा है शक के नजरिए से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारा भविष्य में क्या है। जब तक आप एश्योर नहीं करेंगे कंज्यूमर को कि आपका प्रोडक्ट 100% वो क्वालिटी है, अपने पैसे से सामान खरीदते हैं और फिर वो दौड़ते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यदि वो कोई डिफेक्ट निकल गया तब तो भगवान उनको बचाए। तो हम केवल एक चीज जो आपको बताना चाहेंगे कि इट्स अ वेरी गुड मूव, सरकार ने एनकरेज कर रहा लिथियम हो। डॉक्टर हरीश यादव जी ने बताया भी, प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि कैसे मोबाइल फोन का उन्होंने एक इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन किया कि जहां मैक्सिमम 90% 100% इंपोर्ट हो रहा था मोबाइल फोन्स, आज हमारे देश में 200-300 मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। वैसे ही लिथियम का भी, यदि इट इज इंपोर्ट ड्रिवन, वी हैव टू स्टॉप दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू इट सेल्फ सफिशिएंटली इन आवर कंट्री, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। आप इलेक्ट्रिक कार का पॉलिसी को अपना रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, किसके लिए? वो जो विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, उसके लिए कर रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं? यदि हमारे कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं तो पहले हमारे देश में बनाइए। जैसे हम जहां जमशेदपुर में पैदा हुए, फर्स्ट स्टील प्लांट टाटाज ने शुरू किया इंडिया में, उनको धक्का देकर घर निकाल दिया था कमरे से, ऑफिस से, लंदन में। टाटा को बोले पगला गए हैं, ये स्टील बनाएगा इंडिया में बोलते। लेकिन उनका एक दृढ़ वो था, प्रतिष्ठा था कि हम बनाएंगे स्टील, इंडिया में बनाएंगे, और जमशेदपुर में वो फर्स्ट स्टील प्लांट लगाया और शुरू किया। वैसे ही भुवनेश्वर जी ने लगाया लिथियम। बट आपको कॉम्पिटिटिव होना होगा, आपको एक अच्छा रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी लाना होगा, आपको क्वालिटी गुणवत्ता को गारंटी देना होगा, आपको ये देखना होगा कि कैसे आप इंपोर्ट नहीं करें, मिनिमम इंपोर्ट करें एंड मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंट बने। ये ओवरनाइट नहीं होगा, हम ये नहीं बोल रहे ओवरनाइट होगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आपको उस पर ध्यान देना होगा, उस पर प्रयास करना होगा, उस पर स्कीम्स लाने होंगे, उस पर हरीश यादव जी जैसे लोग काम कर सकते हैं। हम केवल यही कहना चाहेंगे, आप जीरो डिफेक्ट बात करो, आप बात करो लीन मैनेजमेंट पे, आप बात करो इनोवेशन पे। कंज्यूमर इज द सेंटर स्टेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जब नीति बनते हैं, जब कानून बनते हैं, कंज्यूमर को कभी नहीं बुलाया जाता है। हम लोग जबरदस्ती कमरे के अंदर घुसते हैं। आप कैसे हमको नहीं सुनोगे? आपको हमको सुनना पड़ेगा। हम लोग जबरदस्ती घुसते हैं। क्योंकि क्यों हम लोग जबरदस्ती घुसते हैं? ये नहीं होनी चाहिए। ये वातावरण सही नहीं है देश के लिए। हम लोगों को कंसल्ट करना अनिवार्य होनी चाहिए। क्यों एमएसएमई हम लोगों को नहीं बुलाते? क्यों एमएसएमई हम लोग से सर्टिफिकेशन क्यों नहीं कराते हैं? क्यों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है क्यूसीआई एंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल के पीछे? आप कंज्यूमर के पीछे खर्चा कीजिए उस पैसे, ताकि उनको कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता सामान मिले, एश्योर्ड रूप से मिले। आप वो एश्योरेंस लाओ कि हम यदि आपके स्कीम में पैसे देते हैं, हमको कंज्यूमर का सर्टिफिकेट चाहिए, हमको कंसल्टेंट नहीं चाहिए। करोड़ों रुपया कंसल्टेंट कमा रहे हैं, ठीक है, जो कंसल्टेंट अच्छे हैं, जैसे हम लोग भी एडवाइस देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, बट हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, मुफ्त में देते हैं एज एक्सपर्ट्स, एज एडवाइजर्स। ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो रिटायर्ड हैं, जो फ्री काम करना चाहते हैं, उनको दीजिए मौका। आप लोग क्यों उन लोगों को दे रहे हैं जो कि कंसल्टेंसी को एक व्यापार बना दिया, करोड़ों रुपया कमा रहा है, पब्लिक मनी, ये हमारा आपका पैसा है जो आप दे रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, सबको देना चाहिए, लेकिन उस ढंग से देना चाहिए कि कंज्यूमर को उससे फायदा हो। यदि कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा है, वो पैसा वृथा है। हम यही समाप्त करना चाहेंगे।
हम समझते हैं कि जो भी आप लोग सुने हैं, जो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो लोग तक पहुंचे, क्योंकि हम ये बार बार कहेंगे, यादव जी को फिर से हम कहेंगे कि आप अपने नीति बनाने के प्रक्रिया में, आपके स्कीम्स बनाने के प्रक्रिया में कंज्यूमर को जरूर सेंट्रल स्टेज में लाइए। जब तक आप उनको सेंट्रल स्टेज में नहीं लाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे, आपका सारा स्कीम जीरो है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंज्यूमर का जो एक आपने बताया बहुत जरूरी है और ये मिसिंग है, इसको मतलब ये मिसिंग है। और मैं चाहूंगा कि ये मतलब ये जो फैक्ट है ये सामने आए और हर विभाग में, हर मंत्रालय में एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए चीजें। और वो मतलब क्योंकि कंज्यूमर तो अल्टीमेटली सब लोग हैं, हम आप जितने हैं, तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और बाकी पूरे सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये पॉइंट बहुत आपने अच्छा बताया, बहुत बेहतरीन बनाया। नहीं, इजी रिफंड, इजी एक्सचेंज, ये स्कीम एमएसएमई में लानी चाहिए। आप तभी उनको पैसे देंगे जब इजी एक्सचेंज, इजी रिफंड, एश्योर्ड क्वालिटी आप दे पाएंगे कंज्यूमर को। जब तक आप इसको नहीं लाएंगे स्कीम में, आपका स्कीम ऑलवेज विल बिकम अ स्कैम। योर स्कीम विल बी मिसयूज्ड, योर स्कीम विल बी यूज्ड by people. Your schemes will be misused and used by people who professionally want to earn out of public money. We don't want public money to be wasted. यदि कोई भी कंसल्टेंट चाहिए तो let the industry pay full money. Why should सरकार subsidize it? आप चूंकि सब्सिडाइज कर रहे हो, इंडस्ट्री उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो प्रॉफिट कमाए, वो कंज्यूमर से अच्छा प्रॉफिट कमाए जिस ढंग से उनको कमाना चाहिए, मतलब एथिकली, और उससे वो कंसल्टेंट रखे। आप चूंकि उसको सब्सिडी दे रहे हो, वो मिसयूज हो जा रहा है। एंड ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग पीपल आर कमिंग एज कंसल्टेंट्स। इसको बंद कीजिए और इसको एक्सपोज कीजिए कि हमको एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम आपको कंसल्टेंसी का पैसा नहीं देंगे। जब तक वो गुणवत्ता नहीं मिले, एडवांस में पैसे मत दीजिए किसी को भी। हम देख रहे हैं सरकारी तंत्र में आप 50% एडवांस दे देते हैं, कोई काम नहीं होता है। आप काम करो, टेंजिबल रूप से दिखाओ आउटकम और पैसे ले जाओ, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। ये कोई सरकारी मतलब कोई प्रॉफिट मेकिंग मनी नहीं है कि हम प्रॉफिट से दे रहे हैं। हमारे टैक्स, हमारे कर्जा, हमारे कर्ज मतलब सॉरी हमारे जो कर है उससे आप हम लोग दे रहे हैं। और कर का पैसा बहुत ही प्रेशियस होता है क्योंकि इट इज हार्ड अर्न्ड मनी। तो कर का पैसा को बहुत ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबल मैनर से यूज होनी चाहिए। इसको करिए यादव जी, हम लोग आपको बराबर सुनते हैं, आपका स्कीम्स बहुत हम लोग को अवगत करता है, हम लोग को नॉलेजेबल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार लाइए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपके ये जो सजेशन है ये इनको अमल में लाने का वो किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। बराबर आपसे सजेशन लेते जाएंगे क्योंकि आप लोगों से जो सजेशन आते हैं वो मतलब नीति निर्माण के लिए बहुत जरूरी और मतलब महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा सर। उदय मन्ना जी बहुत सीरियस हो गए। नहीं, मैं मन्ना जी का फेस बहुत सीरियस हो गया भाई। सर इतनी गंभीर बातें सुन के कुछ आगे हम लोग काम करें। सुदीप साहू जी कम सीरियस नहीं है और हमारी बातों को आरजेएस फैमिली की ओर से वंदे मातरम, ये प्यारी सी आवाज कहाँ से आ गई? ओम प्रकाश जी के ग्रैंड डॉटर। मैं हाँ सुदीप साहू जी। जी देखिए कि लिथियम बैटरी तो अब आई है 2-4 साल पहले और उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 में बना दिया था। और जबकि पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 अगस्त 2022 को नया जो है रूल नोटिफाई किया है बैटरी मैनेजमेंट से संबंधित। इसके अंदर सीधा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत इसमें लगाया गया है कि जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा वो इसकी हैंडलिंग कैसे होगी, उसको कलेक्ट करना, अगर पुरानी हो चुकी है बैटरी, नई बैटरी है तो उसको कैसे
पहुंचाया जाएगा दूसरी जगह। और अगर जितनी भी पुरानी बैटरियां हैं और उन बैटरियों को इस्तेमाल होने लायक, यानी कि नई बैटरी बनाने में जो पुराने बैटरी का पार्ट है उसको भी वो जो है देखेंगे। और इसके अंदर जो पॉल्यूटर पे सिद्धांत है ना, पॉल्यूटर मस्ट पे, तो इसमें वो भी सिद्धांत डाला है कि पॉल्यूटर को भी जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसको यस हाँ, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है ये लागू हो रहा है, क्योंकि बैटरी मैनेजमेंट में इतना घपला है कि कहीं भी छोड़ दिया और धरती को गंदा कर रहा है, और वो उसका जो केमिकल है वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके अलावा भी जो है बैटरी हमारे यहाँ कई तरीके की आ रही हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पोर्टेबल बैटरी है, ऑटोमोटिव बैटरी है और औद्योगिक बैटरी है। और ये जब वृहत रूप में इनका स्टार्ट होगा, जब मास प्रोडक्शन होगा, तब इनका क्या पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा वो देखने लायक होगा। और इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार अभी से ही उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। दूसरी चीज ये बात है कि भाई इंपोर्ट करेंगे हम रॉ मटेरियल, लेकिन भारत में भी जो हम रॉ मटेरियल लाएंगे, क्या हम जंगल काट के लाएंगे या जमीन के नीचे से निकालेंगे? लेकिन जब जंगल काटते हैं तो सबसे पहले काम हमारा होता है कि अगर हमने देखा कि धरती के नीचे कुछ हीरा है, कोयला है, सीधे सीधे हम लोग सबसे पहले जंगल काटना शुरू कर देते हैं। कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं सोचते हैं कि हम किस प्रकार से धरती को खोदें और निकालें और पेड़ भी ना काटने पड़े। लेकिन हम सबसे पहला ऑप्शन पेड़ काटने को सबसे सरल मानते हैं और पेड़ काट देते हैं, जिसकी की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। प्राकृतिक रूप से जंगल पैदा होता है, मनुष्य उसको जंगल को पैदा नहीं कर सकता है। जी सुदीप साहू जी, यही हो रहा है जी सुदीप साहू जी, इसीलिए जो है इको फ्रेंडली को सरकार भी प्रमोट कर रही है। डायरेक्ट हम लोग भुवनेश्वर पाल सिंह जी के पास चलते हैं और डिस्पोज ऑफ के बारे में जानते हैं कि उनके पास क्या विजन है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। आगे और डिमांड होगी तो और भी ज्यादा ये फैक्ट्री का काम बढ़ेगा, 3 गुना 4 गुना बता रहे थे। भुवनेश्वर पाल सिंह जी, इस पर कुछ बताना चाहेंगे, पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे, कंज्यूमर? सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अभी स्टार्टिंग फेज पे है। जैसे जैसे मास प्रोडक्शन में जाएगा वैसे वैसे आपकी बैटरीज भी वापसी आएंगी, जिसको हम रिसाइकिल बेसिस पे करेंगे। तो जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसके लिए अभी गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। लाइक और भी अदर मैन्युफैक्चरर हैं जो उस पे काम कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। जो उसके कंपोनेंट है उसको अलग अलग पार्ट्स कर करके वो जहाँ पे यूज में जा सकते हैं उसको वो रिसाइकिल बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो टर्म्स है, लाइक अगर एक कंपोनेंट की अगर कोई लाइफ है, अगर मान के चलिए 5 साल की, तो वो लाइफ उससे और आगे बढ़ा देती है, लाइक 10 से 12 साल तक उसके कंपोनेंट वो यूज कहीं और भी करती है, जिससे कि वो रिसाइकिल हो जाता है, तो वो ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं करेगा जिससे। और अभी कम प्रोडक्शन है तो उसके बेसिस पे भी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस पे आ रही हैं और बड़े बड़े प्लांट लगा रही है जिससे कि उसको रिसाइकिल कर सके। क्योंकि फ्यूचर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक का ही है, तो इलेक्ट्रिक के बेसिस पे अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है। अगर जैसे ही हम 2025-2030 की बात करते हैं तो उस समय ये थोड़ा मीडियम पीक पे आ जाएगा। तो उस पीक के अकॉर्डिंग अगर जो प्रोडक्शन की बैटरीज हमारे पास रिसाइकिल के लिए आएगी तो उसके बेसिस पे वैसे ही प्लांट होंगे जो उनको रिसाइकिल कर सकेंगे, वो उसको अदर यूज में लेके जाएंगे। आरजेएस फैमिली की ओर से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो है ना बैटरी स्वैपिंग का कंसेप्ट चल रहा है कि अगर हमारी बैटरी जो है खत्म हो जाती है तो हम किसी जगह जा करके वो बैटरी दे देंगे, उसकी जगह हमको दूसरी बैटरी मिल जाएगी और अपनी गाड़ी में लगा लेंगे। तो इस पे जो मान लीजिए मेरी बैटरी तो नई है और मैं गया और वहां पे जाके जो है दिया वो पुरानी बैटरी हमें दे रहा है, तो इस पे भी विचार होना चाहिए। दूसरी चीज, आज मैं बिजॉन सर के ऊपर बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कंज्यूमर के हित की बात करी और कंज्यूमर का जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे एमएसएमई मंत्रालय हो या अन्य कोई भी संस्थान हो। आज उन्होंने कंज्यूमर के विषय में बहुत ही अच्छी बात करी है। बगैर कंज्यूमर के ये कोई भी प्रोडक्ट हो वो चल नहीं सकता है, और खराब प्रोडक्ट होगा तो वो अपने आप ही फेज आउट हो जाएगा, और इसलिए क्वालिटी जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ दादाजी को कि उन्होंने ये देश का सौभाग्य है, ये देश का सौभाग्य है कि आजादी की अमृत गाथा के एडवाइजर। जी सर कुछ बोल रहे थे, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ जो सर ने बताया, सुदीप जी ने जो बताया स्वैपिंग सिस्टम का, उस स्वैपिंग सिस्टम को हम
कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जिसपे उसको ये कहना पड़ेगा जो भी प्रोडक्शंस करते हैं ये लिथियम बैटरीज का, उसको सबको एक फेज में लाना पड़ेगा कि एक तरीके का आपका वो प्रोडक्ट बनेगा, एक ही कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, एक ही मॉडल का बनेगा, जिससे बेसिस पे वो पेन लेवल पे या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो एक ही जगह पे एक ही साइज की बैटरी जाएगी, जो कि उसको वहां पे उसको डालेगा बैटरीज को और उसको शेप करके दूसरी जगह ले जाएगा। और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर DMS सिस्टम लगता है। भुवनेश्वर जी, सारे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया जा रहा है। और आपको ये लीडरशिप लेना पड़ेगा। आप सरकार के ऊपर मत डिपेंड कीजिए, अब आप बिल्कुल कूड़ा बन जाएंगे। सर आप प्लीज मैं बताता हूं, आप लीडरशिप लीजिए। आप लीडरशिप लेकर BIS में एक कमेटी गठन कीजिए स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, या उनके पास ऑलरेडी होंगे, उसमें आप भाग लीजिए। हम कई भाग लिए हैं कई कमिटीज में, और हम देखे हैं जो लोग उस कमिटी में भाग लेते हैं वो लोग खुद उस स्टैंडर्ड को नहीं अपनाते हैं जो स्टैंडर्ड को वो चाहते हैं कि इंडिया में लागू हो। हम उस मैन्युफैक्चरर से पूछते हैं कि आप इस कमिटी में बैठ के स्टैंडर्ड बनाए हैं, आप अपने कंपनी में क्यों नहीं स्टैंडर्ड को यूज करते हैं? कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो बैठ के बड़ा बड़ा भाषण दे देते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं। आप प्लीज लीडरशिप लीजिए, आप खुद स्टैंडर्ड पहले अपनाइए, उस स्टैंडर्ड को ग्लोबल बनाइए और उस स्टैंडर्ड को इंडिया भर में कॉमन कीजिए, हार्मोनाइज कीजिए। हम लोग आपके पीछे है मदद करने के लिए। धन्यवाद सर। मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी 7 अक्टूबर से 9-10 अक्टूबर तक हैं यहाँ दिल्ली में, तो कंसल्टेंसी भी हो सकती है भुवनेश्वर पाल सिंह जी। और मुफ्त में हम पैसे लेकर कंसल्टेंसी नहीं करते हैं। चलिए RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे फायदा जब होगा, उस फायदे को कंज्यूमर तक पहुंचाना आपका जिम्मेदारी है, और यदि आप नहीं पहुंचाते हैं तब वो कंसल्टेंसी बिल्कुल के मतलब आप जो हमारे आइडिया बिल्कुल सर। और इसी को हाँ प्लीज बोलिए, इसी को बोलिए। इसी को मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ कि अपने इंडिया लेवल पे जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, हमने उन्हीं को देखते हुए हमने अपना प्रोडक्ट जो बनाया है सबके लिए सब सेम ही बनाया है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है सबके साथ एक ही बैटरी लग सकती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। हमने अपना मॉड्यूल इस तरीके से बनाया है, हम अपना प्रोडक्ट जहाँ कहीं भेजेंगे तो हर जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होगा बड़ा, उसके वो कंप्लीट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। हमने अपना प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया है जिससे कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन लेवल पे कहीं पे भी जाके ग्लोबल स्टैंडर्ड से हार्मोनाइज कीजिए, किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से हार्मोनाइज कीजिए। आप प्लीज ग्लोबल स्टैंडर्ड से हार्मोनाइज कीजिए ताकि आपका प्रोडक्ट केवल डोमेस्टिकली नहीं यूज हो, बट यू कैन सेल इट टू अदर कंट्रीज आल्सो वर्ल्ड ओवर। और प्लीज हम आपको बार बार करके कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन पे मत जाइए उतना जितना आपको अपने स्टैंडर्ड बनाने में आपको काम करना चाहिए। आप अपना स्टैंडर्ड बनाइए। हम आपको बार बार करके यही कह रहे हैं कि उसका क्या तौर तरीका होगा। हम लोग के पास 40 साल का अनुभव है, आपको कुछ जरूर हम लोग मार्गदर्शन देना चाहेंगे क्योंकि आप को स्पॉन्सर बन के हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। ये हम लोगों का मतलब जिम्मेदारी है कि आपको मदद करना, क्योंकि आप हम लोग को मदद किए। तो आप जब भी कोई भी मदद चाहिए उदय मन्ना जी से आप संपर्क रखिए और फिर हम लोग आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हो गई हैं और समय है हम लोगों के पास। Can I be excused? Actually हमको और कहीं जाना है। जी तो मन्ना जी हमने आपको बताया। प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी का परिचय भी भुवनेश्वर पाल सिंह जी को दे देना चाहेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आप सम्मानित हो चुके हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत का कंज्यूमर की तरफ से मतलब आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है UNO वगैरह की मीटिंग्स में, और भारत सरकार की कई कमेटियों में मंत्रालयों में आप रह चुके हैं और फैकल्टी मेंबर भी हैं उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि अभी हम सबको बता दें कि अभी हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे हम लोग कंज्यूमर फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबके घर पे बीमा होनी चाहिए जो हमारे देश पे नहीं है, या इसलिए नहीं है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं कि बीमा से वो सुरक्षित है।
बीमा लेने से वो सुरक्षित है, वो विश्वास नहीं करते हैं। तो उस विश्वास को पैदा करने के लिए, उस विश्वास को लाने के लिए हम अब जुड़े हुए हैं रेगुलेटर के साथ। हैदराबाद में जो इंश्योरेंस के रेगुलेटर हैं उनके साथ हम एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं जी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी ज्वाइंट सेक्रेटरी आरजेएस वेबिनार में आए थे, तो उस समय भी इंश्योरेंस सेक्टर की जो बातें हुई थी बड़ी अहम हुई थी। इसी तरह से वेबिनार बड़ा सफल रहा था। तो कुछ बातें हम लोग जरूर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जैसे और भी तमाम लोग हैं जिनके माध्यम से हम लोग सरकारों तक ये आजादी की अमृत गाथा को पहुंचा पा रहे हैं, इन बातों को। और आपकी सारी बातें, आपको रिकॉर्डिंग आपके हाथ में है मोबाइल पे, आपको लिंक जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो टेक्निकल आरजेएस की टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है बड़ी मेहनत करके इन चीजों को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले केपीएस जी को, हम लोगों का एक अभियान है कि हम लोग जो जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, डिस्प्ले नहीं होता है, तो केपीएस आप अनम्यूट करके, केपीएस जी, सरोज गर्ग जी भी दिखाई दे रही हैं नागपुर से। सरोज गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हैं और गंभीरता पूर्वक आप कवियत्री भी हैं, शिक्षिका भी हैं, आपने समय दिया है। और केपीएस आप अगर जुड़े हैं तो लगातार जुड़े हैं। अगर आवाज जा रही है तो आप प्लीज स्क्रीन पे आ जाएं। एसके मौर्य जी का हम लोग जोड़ लिए, आरके मौर्य जी भी जुड़े थे। केपीएस आप अनम्यूट करके अगर आना चाहें स्क्रीन पर, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हैं, वीडियो में भी नहीं दिख रहे हैं। आरजेएस फैमिली आपसे, आरके गुप्ता, डॉक्टर आरके गुप्ता आरजेएस फैमिली से काफी पहले से जुड़े हुए हैं। वैसे तो आरजेएस फैमिली के ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये केपीएस पहली बार जुड़े हैं। केपीएस जी, अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित किया जाएगा। मिश्रा जी गए क्या? मिश्रा जी ही बताएंगे। मैं अभी हैं, पूछ लीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शायद जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं आजकल टीवी पे, उनके विषय में मैं कुछ कह सकती हूँ? नहीं, वो जरूर कहिए। हम उदय मन्ना जी को कहेंगे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर एक अलग से प्रोग्राम हो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली समय नहीं है आज, लेकिन हम जरूर। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, हम लोग करेंगे इस पे। कंज्यूमर प्लीज करिए, और मैडम गर्ग जी को जरूर बुलाइए एज ए स्पेशल स्पीकर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, सरोज गर्ग जी पूरा समय मिले उस पे बात करने के लिए। बिल्कुल, भ्रामक विज्ञापन आपको रिक्वेस्ट करेंगे, और ये कब होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आई विल लाइक टू को स्पॉन्सर दैट ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बहुत जरूरी है इस पे चर्चा करना। आज के दिन भ्रामक रूप से बहुत विज्ञापन हो रही है जिसपे सरकारी तंत्र काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को और भी कड़े रूप से इस पे काम करना अनिवार्य है, तो इसमें जरूर करना चाहिए। सुदीप साहू जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि भ्रमित, आज की जनरेशन को भ्रमित किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रम पैदा किया जाता है। खान जी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ईशा खान जी, ईशा खान जी, बिल्कुल होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी, चलिए। उदय मन्ना जी, आपका एक वेबिनार आज कंफर्म हो गया ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर आरके गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत पुराने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आरके गुप्ता, होम्योपैथिक डॉक्टर जी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत जरूरत है आजकल लिथियम आयन बैटरी की। कैसे डिस्पोज ऑफ, कैसे आपको क्या लगता है कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? मोबाइल से जब खराब हो जाता है, ये हो जाता है, अभी जरूरत नहीं पड़ी। तो रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। जी। दिलीप वर्मा जी तो रैना इन्फोटेक पटना से को ऑर्गेनाइजर आप भी रहे हैं। दिलीप वर्मा जी, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है, आप स्वस्थ हो गए, आप जुड़े हुए हैं। दिलीप वर्मा जी, कुछ कहना चाहें? आप इस समय जुड़े हुए हैं लोग। प्रेम प्रभा जी इंदौर से जुड़ी हैं, रूपरेखा सिंह जी पटना से। केपीएस जी, आप नहीं आ रहे हैं, आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं।
तो लिथियम बैटरी से संबंधित अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ सकते हैं। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करता हूं। ये लिथियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसमें क्या फर्क रहता है? जैसे जी भुवनेश्वर जी आपके लिए क्वेश्चन है। सर लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट में थोड़ा सा डिफरेंस है सेल्स के ऊपर और उनकी कैपेसिटीज के ऊपर। लाइक उनके अंदर जो एमएच की बैटरीज के जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, लिथियम आयन में कम होती है और फॉस्फेट पे ज्यादा होती है। फॉस्फेट हमेशा बड़े इलेक्ट्रिसिटीज को जनरेट करती है और आयन जो है छोटी इलेक्ट्रिसिटीज को जनरेट करती है। लाइक अगर आप टू व्हीलर्स के लिए जाना चाहते हो तो लिथियम आयन की जरूरत पड़ेगी और फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी। अगर उससे बड़ी साइज में जाना चाहते हो लाइक 4 व्हीलर्स में, लाइक ई सोलर्स में जाना चाहते हो, इस चीज के कीमत में कितना डिफरेंस रहता है? उनकी चार्जिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और टेन्योर भी ज्यादा, लाइफ साइकिल भी ज्यादा होती है। लिथियम आयन आपके 1012 सेल्स के साइकिल्स होती है और फॉस्फेट की ज्यादा होती है। और जो फॉस्फेट है वो थोड़ा फ्रजाइल प्रोडक्ट भी कम होता है और जो लिथियम आयन होता है थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है। जी तो भुवनेश्वर जी, आरजेएस फैमिली की तरफ से एक जानकारी लोग चाह रहे हैं कि ये लिथियम जो है वो अफगानिस्तान वगैरह से ज्यादा आता है और भी कौन से कंट्री से आता है? भारत में इसके क्या स्कोप? एक्चुअली क्या है कि जो मेजरली कंपोनेंट है वो चाइना के पास है। चाइना में इसके जितने भी मतलब माइंस हैं उन सब पे अपना परसेंटेज ज्यादा है उनका। तो जो भी प्रोडक्शन जो होता है चाइना में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी माइंस है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रेशो है वो चाइना के पास है। तो जो भी वहां से प्रोडक्ट बन के आता है वहीं से आता है। लाइक सैमसंग और ये बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी भी कुछ माइनिंग्स है, वो भी सब चाइना के पास है। तो प्रोडक्शन वहीं से होता है और इंडिया के अंदर भी अगर आता है तो मेजरली वही सोर्स है जो कि वहां से आता है। जी अभी डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, पटना आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कल वीडियो भेजा था आपने, सारे ग्रुपों में भेज दिया गया। आपने आज के वेबिनार पे और आज के टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। जी हाँ, वंदे मातरम। स्वागत है, आपने मुझे अवसर दिया। मैंने पहले ही बता दिया था और उसके बारे में जो मैं जानना चाहता था वो हमें मालूम हुआ है भुवनेश्वर पाल जी से लिथियम बैटरी के संबंध में डिटेल्स टेक्निकल वह कमर्शियल और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने का जो ट्रिक है वो बिजोन मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब जरूरत है कि हम कंज्यूमर अलर्ट रहें और कंज्यूमर के इंटरेस्ट में एक दूसरे को ज्वाइन कराने, एकजुट कराने, पाल जी से एकजुट कराएं टेक्निकल बेस्ट क्वालिटी बैटरी लेने के लिए। तो हम बिजोन मिश्रा से हर एक सदस्य को जुट करें जो उनसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अपना हक और उसको सही कंज्यूमर इंटरेस्ट में इस्तेमाल करने का ट्रिक उनके अनुभव से जाने। इस तरह से आज के वेबिनार की पूर्ण सफलता का मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसका समापन जो है वो बहुत ही विश्व अहिंसा दिवस को हम लोग व्यापक तरीके से मनाकर करेंगे और गांधी जी को लेकर जो है हम लोगों ने शुरू में भी श्रद्धांजलि दी। और गांधी जी एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं भारत के। उनका दृष्टिकोण जो है वो भारतीयता से ओतप्रोत था, क्योंकि भारत बहुत रिच कंट्री नहीं है और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, जो बलशाली है वो अपना बल का प्रयोग जो कमजोर है उसको बचाने में करे, न कि उसको मारने में करे। बहुत सारी बातें गांधी जी के जीवन दर्शन से आती है। हम लोगों के बीच जो है वो अध्यात्म में रुचि लेने वाले
एक विख्यात प्रख्यात सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं, जहां पर कि 9 तारीख को हम वेबिनार भी हम आज शो करेंगे, जिसके मुख्य आयोजक दीदेवार जीवन ज्योति हैं। तो उसके संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी को आमंत्रित करते हैं, जिनका कि प्रकृति के 3 सूत्र भी बताते हैं, प्रकृति के 3 रूपों को किस तरह से जीवन में। तो आज विश्व अहिंसा दिवस पर, गांधी जयंती पर सुरजीत सिंह कोहली जी को आमंत्रित करते हैं। फिर धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी उपस्थित होंगी और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बहुत ही सफल रहा है। सुरजीत सिंह कोहली जी, इसकी YouTube लिंक भी मिलेगी ना? हाँ, YouTube लिंक ग्रुप में आप देखिएगा। अभी जस्ट हमने पहले नहीं भेजा, नहीं तो कई लोग जो है ना YouTube लिंक खोल लेते हैं और कहते हैं मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो तकनीकी ज्ञान की बहुत जरूरत है। और अब आर.के. गुप्ता जी, आप आमंत्रित हैं। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन है, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन। तो जब राजीव चौक से जब आप आएंगे तो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के पास ही, 6 है या 3 है, मतलब जिधर से आएंगे आप राजीव चौक से, उसी साइड में आप मेट्रो गेट से जैसे ही निकलेंगे, वहां छोटा सा एक मार्केट है। तो उसी में दीदेवार जीवन ज्योति है, वहां बेसमेंट में एक हॉल है। उसी में 9 तारीख को इहबास के डायरेक्टर भी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, प्रोफेसर डॉक्टर निमेश देसाई जी। तो आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा का 94वां प्रोग्राम है। तो फिजिकल भी कर रहे हैं, वेबिनार भी होगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं। 9 संडे है, हर रविवार आरजेएस वेबिनार, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। जी सुरजीत सिंह कोहली जी, माइक अनम्यूट करके सर। सुरजीत सिंह कोहली जी, मुझे लगता है कि सुरजीत सिंह कोहली जी, वैसे तो हम लोग अगर उनके आने में देरी है सुरजीत जी के, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है और हम उनके जय जवान जय किसान नारे की वजह से उनको जानते हैं और उनकी सादगी की वजह से उनको जानते हैं जी। जब अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट और गेहूं करते समय अमेरिका ने शर्त रखी थी, उस शर्त को ठुकरा दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि केवल एक दिन मंगलवार को लोग व्रत रखें, और पूरे देश ने उसका पालन किया कि ढाबे, दुकानें, सब खाने पीने के सामान की दुकानें उस दिन बंद रहती थी। तो हमें ऐसे व्यक्तित्व की आज जरूरत है, एक शाम का अगर ऐसी कोई कॉल करे तो हम उसको माने। और मैं कहता हूं कि उनकी इस कॉल का असर ये हुआ कि हमें अमेरिका के आगे झुकना नहीं पड़ा, अपनी शर्तों पे जिए। और बल्कि शास्त्री जी ने कहा था कि हम हिंदुस्तानी लोग गमले में, अपने गमले में गेहूं उगा लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए। इतना मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। और मैं दोनों जनों को ही, गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, इस अवसर पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। और कि उनके मार्ग पे हम लोग चले। वो भी मितव्ययी थे, वो भी कम पैसे खर्चना और कम चीजों में अपना जीवन गुजारने में भरोसा रखते थे। जय हिंद। जी बिल्कुल, जय भारत। और के कामराज जी की पुण्यतिथि है आज। हम लोगों ने के कामराज जी को भी श्रद्धांजलि दी है, जिसके बारे में देश को कम पता है। और सुरजीत सिंह कोहली जी को आमंत्रित किया जा रहा है। सुरजीत सिंह कोहली जी दरअसल जुड़े हुए तो हैं, उनका माइक भी दिख रहा है और गांधी जी पे 2 शब्द बोलने के लिए। सुरजीत सिंह कोहली जी, सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी के नाम से आरजेएस फैमिली जानती है। तो मेरे ख्याल से सुरजीत जी, सॉरी आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट 12:30 बजे इसको संपन्न कर देंगे। तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी। राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आज के मुख्य अतिथि हरीश यादव जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी नीतियों, भारत सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी साझा किया। साथ ही मैक्स वोल्ट एनर्जी के क्षेत्र में मैक्स वोल्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक वो भुवनेश्वर पाल सिंह जी
को भी अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है क्या? नेट प्रॉब्लम हो गया। नेट प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए सभी मुख्य अतिथि और भुवनेश्वर पाल जी को अभी धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। को ऑर्गेनाइजर भी हैं मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस तरह के को ऑर्गेनाइजर जो है आजादी की अमृत गाथा को हम लोगों को 150 तक पूरा करने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए बिग थैंक्स भुवनेश्वर पाल जी। और आप स्पोर्ट्स में भी हैं। हम लोगों ने अभी मेजर ध्यानचंद जी के लड़के जो सुपुत्र हैं वो भी हॉकी के चैंपियन रहे हैं। और अशोक ध्यानचंद जी, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। कार्यक्रम काफी सफल रहा था। तब उन्होंने बताया था कि मेजर ध्यानचंद पे एक बायोपिक बन रही थी। उस समय क्लैपिंग भी हो रही थी उन्हीं के घर पे। और हमारे भारत सरकार से भी जुड़ गए, इंडस्ट्री से जुड़ गए। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और कंज्यूमर से हम लोगों के आरजेएस एडवाइजर प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, जो कि दिल्ली पधारने वाले हैं, तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का भी स्वागत है। और पटना में कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी आरजेएस की तरफ से शुरू किया गया। 4 सितंबर को प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी फ्लाइट से पटना गए थे। एक बैठक आरजेएस की वहां पे हुई थी, आजादी की अमृत गाथा। तो इस तरह से आजादी की अमृत गाथा और पत्रकारिता के माध्यम से भी हम लोग आगे इसको पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम से पहले भी खबरें आई, प्रोग्राम से बाद में भी आएंगी। तो कुल मिलाकर आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने की अब कोशिश चल रही है, क्योंकि आरजेएस के 21 ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वेबिनार में वो नहीं आते हैं। तो उन लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा, ये आज घोषणा की जा रही है। इसी के लिए सभी लोगों का नाम जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जा रहा है। सभी लोगों का नाम एक रजिस्टर पर लिखा जाएगा और शाम को डिस्प्ले किया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर भी भेजा जाएगा कौन कौन लोग जुड़े, क्योंकि ये देश का काम हो रहा है और इसमें जो जानकारी मिल रही है वो आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। तो भुवनेश्वर पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू कीजिए, आगे हम लोगों के साथ जुड़िए। हम लोग अलग अलग विषयों पे पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन 7.5 साल हो गए हैं। और अभी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दरियागंज के ऑडिटोरियम में 6 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया था, पार्ट 1। और उसमें अवार्ड वगैरह भी प्रदान किए गए थे। पूर्वजों की स्मृति में भुवनेश्वर पाल जी एक कैंपेन जो है हम लोगों ने शुरू किया है भारत में पहली बार, और सकारात्मक भारत आंदोलन भी विश्व में पहली बार। पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड। और ये किताब के अंदर आजादी की अमृत गाथा जैसे ही 6 अगस्त को पूर्ण हो रहा है, 6 अगस्त को हम लोग किताब लॉन्च करेंगे, जिसमें पूर्वजों की तस्वीरों के साथ महापुरुषों का जो अवार्ड है उसमें इसका जिक्र होगा, फोटो लगे होंगे। तो पार्ट 1 दिल्ली के अंदर किया गया 6 अगस्त को, और इसका पार्ट 2 जो है वो किया गया पटना के अंदर, बिहार की राजधानी पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। उन्होंने ही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भवन का निर्माण करवाया था हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो हिंदी माह के अवसर पे हम लोगों ने 13 सितंबर को वो प्रोग्राम किया था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और 100 लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने 150 लोगों के साथ एक साथ परिवार भोजन किया, और वहां पे पटना में 100 लोगों के साथ हम लोगों ने भोजन पर उस कार्यक्रम को किया था संपन्न। तो इस तरह से आजादी की अमृत गाथा को हम लोग देश भर में सकारात्मकता के साथ पहुंचाना चाहते हैं। ग्रुप के अंदर या कहीं भी नकारात्मक पोस्ट नहीं होती हैं। समाचार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी एक दूसरे से मनभेद वाली बातें नहीं कर सकता है। ये कंट्रोल हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये एक अपने आप में अजूबा है। नहीं तो ग्रुप तो बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने भी देखते हैं, लेकिन नफरत नहीं। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो इसी को लेकर वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा जो है वो बहुत ही सफल हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और तभी प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी जैसे शख्सियत इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आज को ऑर्गेनाइजर बनने की वो घोषणा भी कर गए। तो ये इसको 150 अंकों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसमें लगे हुए हैं। और आपको 150 अंकों तक कार्यक्रम करके ही हम लोग दिखाएंगे। पूरी टीम है, और आरजेएस टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से वो कोऑपरेट करते हैं। हम चाहेंगे कि लास्ट में आप जो 9
अक्टूबर का है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो बैनर है उसको भी आप यहाँ पे वो लॉन्च कर दें। 9 अक्टूबर को लोगों की जानकारी मिल जाए कि हम लोग फिजिकल और वर्चुअल करने जा रहे हैं। एक छोटा सा हॉल है दीदेवार जीवन ज्योति, पटेल नगर, मेट्रो स्टेशन के पास ही है, इसलिए आने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें इहबास जो है देश का सबसे बड़ा सेंटर है जो मानसिक रोगियों के लिए, और उसके जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी, आरजेएस फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। ये दूसरी बार फिजिकली प्रस्तुत होंगे। वो इससे पहले आईटीओ की आरजेएस की बैठक में वो आए थे, दूसरी बार वो आने जा रहे हैं, और वेबिनार में वो दो तीन बार जुड़ चुके हैं। तो आप सभी उसमें आमंत्रित है। 11 बजे से प्रोग्राम होगा, वो 11:15 बजे तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। आरजेएस की टेक्निकल टीम से हम चाहेंगे कि उस बैनर को भी आप लॉन्च कर दें जी, क्लोजअप में भी ले आए। ये इसके को ऑर्गेनाइजर है दीदेवार जीवन ज्योति, थोड़ा क्लोजअप में कर दें। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा क्लोजअप जी। और डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि रिटायर्ड पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त हैं, वो इंचार्ज आरजेएस पॉजिटिव इन्फो सेंटर पटना, और वो वेलकम एड्रेस और ओपनिंग रिमार्क्स करेंगे। क्योंकि ये भी डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो अभी आप उनको सुन भी रहे थे, वो साधक हैं एक, और मौन ध्यान यज्ञ की उन्होंने खोज की है, और उसके द्वारा जो है लोगों को मन में शांति के लिए प्रयास करते हैं। उनकी रोज पोस्ट आती हैं मौन ध्यान यज्ञ की, म्यूजिक के साथ आती है, उनकी ऑडियो भी आती है, रोजाना वो भेजते हैं। तो ये लोग रहेंगे। सुरजीत सिंह दीदेवार जी, फाउंडर दीदेवार जीवन ज्योति, वो जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस करेंगे, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे सभी के मानसिक अवसाद से दूर रखने की एक नई कोशिश है। और वाल्मीकि जयंती है, चूंकि 9 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा को ही वाल्मीकि जयंती होती है, तो उनको हम लोग याद करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे जयप्रकाश नारायण जी को, राम मनोहर लोहिया को, और मीराबाई जो कवित्री थी, जो मुंशी प्रेमचंद और सैफुद्दीन किचलू स्वतंत्रता सेनानी। हम लोगों का ये आजादी की अमृत गाथा इसी तरह से 11:15 बजे शुरू होता है, जिसमें श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके बाद फिर एक विषय पे पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन शुरू होता है। तो दीदेवार जीवन ज्योति 45 साउथ पटेल नगर, न्यू दिल्ली 8 में आप लोग आमंत्रित हैं। आरजेएस फैमिली का प्रोग्राम है, इसलिए आप लोग आइए। अगर बताकर आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटा सा हॉल है, वहां पर हम लोग ये प्रोग्राम फिजिकल और वर्चुअल कर रहे हैं। जो भी सह आयोजक हैं, अगर फिजिकल करना चाहते हैं तो उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, और टेक्निकल टीम हर रविवार के लिए हम लोगों के साथ तैयार है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं, एडवोकेट और शिक्षिका, पटना इंफॉर्मेशन सेंटर से जुड़ी हुई डॉक्टर मुन्नी कुमारी। बहुत अच्छा सफल मंच संचालन किया उन्होंने। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, अनम्यूट करके आइए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, माइक अनम्यूट करके आइए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी। सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आप अभी जुड़े हैं क्या? सुरजीत सिंह दीदेवार जी, मुझे लगता है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, आप आइए। आप लोग अलर्ट मोड पे रहिए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी है आप? मुन्नी कुमारी, आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। एनीवे, वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन हो ही गया है, वो बैनर भी लॉन्च हो गया है, सारी जानकारी हो गई है। और सरोज गर्ग जी का भी धन्यवाद कि आप जुड़ी और एक नए इश्यूज को आरजेएस फैमिली तक लेकर आई। लेकिन हम लोगों के एडवाइजर भी बहुत ही एक्टिव हैं, इसी से अंदाजा लगता है कि उन्होंने उसको अप्रूव्ड कर दिया, और एक टॉपिक जो है वो आपके मन मुताबिक होगा, और आपको स्पीकर बना दिया, तो आप पूरी तैयारी के साथ आए। ये टॉपिक आपके मन में आया है, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर हम लोग जोरदार तरीके से सरकार तक, जैसे आज आवाज उठाए, उसी तरह से उस दिन भी हम लोग आवाज उठाएंगे। तो ये मौका बिल्कुल हम फिर से बताना चाहते हैं कि हम लोग एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर, और
मैडम गर्ग को एक स्पीकर के रूप से जरूर बुलाइए, क्योंकि आज हम नहीं उनको सुन पाए रहे हैं और ना हम लोग कोई उनको सुन पा रहे हैं। उस दिन आप इनको टाइम से सुनेंगे पूरा क्या बोलना चाहते आप इसको कविता में भी सुन सकते हैं। जी जी। एंड भुवनेश्वर जी भी हम लोगों को मदद करेगा आगे, आई एम श्योर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि भुवनेश्वर जी ना केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बल्कि स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो टीम स्पिरिट तो भुवनेश्वर जी में दिखाई दे रहा है। गुड गुड, वेरी गुड, बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्समैन, बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज बिग चैंपियंस ऑफ गुड वर्क, यू नो। प्रेरक व्यक्तित्व हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जी। यू नो, द विल टू विन बट नॉट टू बिकम निराश इफ यू लूज। जी क्या बात है। तो इसी के साथ अब हंसते हुए ईशा खान जी आपको मिलेंगे दिल्ली में, हम आ रहे हैं दिल्ली। जी जी। तो अब अनुमति लेना चाहेंगे सभी अतिथियों से इस वेबिनार को संपन्न करने के लिए, और आप लोग इसी तरह से आप और लोगों को भी प्रेरित करने की जरूरत है। अब हम लोग जो है वो लिस्ट बना रहे हैं, सबका ग्रुप के अंदर नाम जो है डिस्प्ले हो जाएगा, सोशल मीडिया पर भी जाएगा। 100 गृहिणियों को लेके आए, 100 गृहिणी को लेके आए, क्योंकि वो लोग आजकल बेचारे सब भ्रामक रूप से यू नो वो हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो सर ये यंग एज की जो जनरेशन है वो भ्रमित हो रही है। उनको लाइए, फिर आप जोड़िए ना, उन लोगों को लाइए, आप बोलिए कि आप भाषण देंगे, सुनने के लिए आए वो लोग, लाइए। इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, ताकि उन लोगों को बोलने का मौका भी मिले और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक अवसर मिले इस मंच पर। करिए। तो इशफाक खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मुझे अच्छा लगा आपको जो सम्मानित किया गया था वो डिस्प्ले हो रहा है। इशफाक खान जी एक बार फिर से आ जाइए, देखिए वो जो इशफाक खान जी इशारा कीजिए, आपका अवार्ड आरजेएस का अवार्ड जो है पीछे दिखाइए, इशारा करके दिखाइए। दिख रहा। हाँ, तो ये और मैं चाहूंगा कि ये इसी तरह की पोजीशन जो है, जैसे मैंने भी ये बैज लगाया है, ये आजादी की अमृत गाथा का ये जो बैज है, ये सभी लोगों को, जो लोग भी आए थे सब लोगों को प्रदान किया गया था। तो इस तरह का बैज भी लगाना हमारे, तो देखिए ये कंधे पे भी है, तो ये जज्बा जो है वो देखने से ही महसूस होता है। तो ईशा खान जी आपका इसके लिए धन्यवाद कि आपने अपने अवार्ड को इतना अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और तो अगले रविवार को फिजिकल और वर्चुअल हो रहा है। टेक्निकल टीम एक बार फिर से बैनर आप दिखा दीजिए ताकि उनकी पब्लिसिटी भी हो जाए। दीदेवार जीवन ज्योति की वो फिजिकल भी कर रहे हैं और वर्चुअल भी कर रहे हैं, और टेक्निकल टीम का तो बहुत ही आभार है कि बिल्कुल सही तरीके से जब जिसकी जरूरत होती है आप शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही और बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर निमिष देसाई जी देश के रिनाउंड सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। पूरे देश में डॉक्टर निमिष देसाई जो है इतना अच्छा काम किए हैं, एहबास के डायरेक्टर रह चुके हैं और इस वक्त जो है मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रेसिडेंट हैं। तो उनका संबोधन जो है अवसाद से निकलने में बहुत काम करेगा। और सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो है आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को अवेयर करेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी वर्चुअली जुड़ेंगे वो, और हम लोगों की टेक्निकल रूप से हम लोग इसकी व्यवस्था किए हैं कि वहां पर लोगों को ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की आवाज सुनाई देगी और वेलकम एड्रेस करेंगे और ओपनिंग रिमार्क्स देंगे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और दीदेवार जीवन ज्योति को ऑर्गेनाइजर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और इस आजादी की अमृत गाथा के 94वें अंक 9 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर होता है, उसके उपलक्ष्य में संडे को 9 अक्टूबर है, तो हम लोग उस उपलक्ष्य में कर रहे हैं। ये जानकारी जरूर रखिएगा। और यूट्यूब पर ये पूरे वेबिनार को यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ग्रुप में जस्ट जाएंगे, आपको वो लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मुन्नी कुमारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सफल मंच संचालन करने के लिए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए,
सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं।